बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हमने अपने नावल की नेक्स्ट एपिसोड रीड करनी है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें और मेरे दूसरे चैनल नावल ऑर्चिड 0.2 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए जी चलते हैं एपिसोड की तरफ। वो गुस्से से पागल हो रहा था, इसका दिल चाह रहा था हर चीज़ को तहस नहस करते। इसकी हिम्मत कैसे भी साहिर शाह को इनकार करने की। साहिर शाह जिस पर एक दुनिया मरती थी, वो पिद्दी सी लड़की से शादी से इनकार कर रही थी। वो ठीक ही कहता था, मासूम लोमड़ी कभी भी मासूम नहीं थी। बचपन से लेकर अब तक इसने किसी न किसी तरीके से साहिर शाह को गुस्सा दिलाया था, अब भी वो यही कर रही थी। आज भी इसने यही किया। साहिर ने बिना किसी एतराज़ के इस मासूम लोमड़ी से शादी करने से हाँ कर दी और अब वो इससे इनकार कर रही थी। और इनकार के बरा सिगरेट वो इसे नशे कह रही थी। इसे शादी न करने की वजह तलाश कर रही थी। इसका सिगरेट पीना इसे इतना बुरा लगता था, वो इस वजह से शादी नहीं करना चाहती थी। सलाह तेरा चंगा है और तेरे सूटे तू सूटे ही लांदा रहे तो सूटे वाले ना ब्याह कर ले बेचारी। लेकिन साहिर से ये फैसला कर चुका था, अगर इसने शादी करनी थी तो सिर्फ और सिर्फ जाविश से करनी थी। अगर तो आसान अल्फाज में इनकार कर दी, कह देती कि इसमें शायद आगे जाकर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, तो शायद खुद ही शादी से इनकार कर देता। कह देता कि हम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते। वो इसके जज्बात का एहतराम करता, लेकिन इससे शादी ना करने की वजह इसका सिगरेट पीना था। सिगरेट पीने की वजह से उसे नशे ही कहती थी। अब जो जिस तरह के बंदे ने क्रेडिबिलिटी बनाई हो तो फिर अगला बंदा तो उदा ही कहता ना। शक्ल से कितनी मासूम लगती है, जैसे दुनिया भर की मासूमियत इसी पर आकर ख़त्म होती है। और मुझे नशे ही कह रही है। नहीं जाविश बीबी, इस पर तुमने गलत जगह पंगा ले लिया। मैं नशे हूँ तो तुम क्या हो? तो सारा दिन नॉवलों में घुसी रहती हो। फिल्म के हर हीरो से तुम्हें मोहब्बत हो जाती है, तुम्हारी नज़र में मैं नशे हूँ? ये तो मैं तुम्हें बताऊँगा मासूम लोमड़ी के नशे कैसे कहते किसे हैं। वो गुस्से से कमरे में दाएं बाएं घूम रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था वो जाविश से अभी इसी वक्त निकाह कर ले और भी इसे बताया कि इसके लफ्ज़ों का मतलब क्या था। वो सिगरेट पीता था, हद से ज़्यादा पीता था, ये बात खुद भी जानता था, लेकिन इसके लिए नशेई लफ्ज़ इस्तेमाल करना इसे आग लगा गया था। ये लफ्ज़ नशेई से किसी गाली से कम नहीं महसूस हो रहा था। एड्डी आग लगी तो छाड़ दे फिर उन्होंने सीटे नू। मैं तुम्हारी हर गलती हर हरकत को भूल कर तुमसे शादी के लिए तैयार हुआ था, लेकिन अब हिसाब होंगे। मैं तुमसे एक एक चीज़ का हिसाब लूँगा। मेरे दिल में रहकर तुम मेरे अगर बहुत गलत किया तुमने जाविश, बहुत गलत किया। मेरे दिल में उतर कर अपना मुकाम बनाकर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर तुम ये सब कुछ कहती न तब कहती जब साहिशा के तुम कभी भी ना थी, तुम कुछ भी ना थी, तो मैं तुम्हें माफ़ कर देता, लेकिन अब नहीं। मेरे दिल में रहकर तुम मेरे खिलाफ बकवास करोगे, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा? तो ऐसा कभी नहीं होगा। वो अपनी सोचों में सिगरेट सुलगाए मुसलसल धुआं फिज़ा की नज़र कर रहा था जब दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करके यहाँ तक आई थी। वो नहीं जानती साहिर इसके इनकार पर किस तरह से रिएक्ट करेगा। वो कितनी देर दरवाजे पर खड़ी, दरवाज़ा बजाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन हिम्मत तो करनी थी। आखिर इसे शादी से इनकार करना था, जो फिलहाल बेहद मुश्किल मरला था, लेकिन इसे यकीन था इसके इनकार को वो समझ जाएगा और यकीन वो खुद ही इस शादी से इनकार कर देगा। वैसे ना गलत वक्त पे आ गई, लेकिन वो इसे क्या वजह बताएगी शादी ना करने की? अगर मैंने ये कह दी कि मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहती क्योंकि वो सिगरेट पीते, तो ना जाने वो क्या मतलब निकालेंगे। नहीं, ये नहीं कहूँगी मैं, कुछ और कहना पड़ेगा। हाँ, ये कह देती हूँ कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अपने पहले प्लान को फेल होते देखकर इसने जल्दी से अपने दिमाग में घोड़े फिर से दौड़ाए थे। या अल्लाह, नहीं, अगर ऐसा कह दे तो कहीं वो मुझे अपने हाथों से गोली ना मार डाले। ये बात बाबा साईं तक चलेगी तो नहीं नहीं, तोबा तोबा, मैं भरी जवानी में मरना नहीं चाहती। तो फिर क्या कहूँगी? वो मेरी बात को फ़ौरन समझ कर खुद ही शादी से इनकार कर दे। या अल्लाह, कुछ तो करे, मेरे दिमाग में कुछ अच्छा सा आइडिया दे दे। वो ऊपर आसमान की जानिब देखती, अल्लाह से दुआ मांगती। दरवाजे पर दस्तक दे चुकी थी। पहली दस्तक पर दरवाज़ा ना खुला तो इसने हिम्मत करके दरवाज़ा खटखटाया था। जब अचानक क्लिक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला, सुर्ख आँखें लिए उसे घूरा। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो एक नज़र से देखती, अजीब सी कश्मकश का शिकार हो रही थी। जब अचानक साहिर ने रास्ता छोड़ दिया, वो अंदर दाखिल हुए तो अचानक ही दरवाज़ा बंद हो गया। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वो दरअसल आपको शायद पता होगा कि घर में मेरे और आपके निकाह की बात चल रही है और ये लोग सभी हमारा निकाह करने की प्लानिंग बना रहे हैं और आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मैं सोच रही हूँ क्यों ना आप इस शादी से, मेरा मतलब है अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो शादी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत क्या है? इसलिए आपसे शादी से मेरे कंधे पर बंदूक रख कर चलाना बंद करो। अगर तुम्हें शादी से इनकार करना है तो कर दो, लेकिन मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी करूँ, क्योंकि पाइप की मार को भूला नहीं हूँ मैं। वो इसे देखते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। क्या मतलब? मैं आपकी इस बात का? वो हैरानगी से पूछने लगी। इसे सच में इसकी बात समझ नहीं आई थी, लेकिन कुछ तो गड़बड़ ज़रूर थी। मतलब तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा निकाह के बाद, क्योंकि कल जब हमारा निकाह होगा तो हम दोनों में एक गहरा ताल्लुक़ बन जाएगा, जिसके बाद तुम्हें मतलब समझाना मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। वो बहुत अजीब से अंदाज में बात कर रहा था। आप पता नहीं क्या कह रहे हैं, मैं तो बस ये कहने आई थी कि मैं
कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो और इसके लिए तुम 2 से 3 वजूहत भी लाई होगी। क्या वजूहत है तुम्हारी? सबसे पहली वजह शायद मैं गुस्सा करता हूँ, दूसरी वजह फजूल में रोब छाड़ता हूँ और तीसरी वजह मैं नशई हूँ। इनके अलावा भी कोई वजह है तो बता दो। वो गहरी नज़रों से इसे देखते हुए बोला। तो इसने एक नज़र इसे देखा, फिर निगाहें चुरा ली। वो सब कुछ कैसे जानता था? ये बातें तो इसने आज तक सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के सामने की थी, तो इसको कैसे पता चल गई? तेरा सोने के है जंगलखोर का अखबार के लोग के। वो मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं किसी और। खबरदार! इसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि अचानक साहिर ने इसे बाजू से थाम कर अपने बेहद नज़दीक कर लिया। वो इसके करीब तक खड़ा इसका नाजुक चेहरा अपने हाथों में मजबूती से कैद करता अपनी नज़रों के सामने लाया था। खबरदार जब अपने दिलो दिमाग पर किसी और का साया भी पड़ने दिया। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ साहिर शाह की। सिर्फ मेरा हक है तुम पर। खबरदार जो तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी, दूसरी सांस लेने के काबिल नहीं बचोगी। इसके अल्फाज अभी मुंह में ही थे कि अचानक साहिर ने इसे बाजू से थाम कर अपने बेहद नज़दीक कर लिया। वो इसके करीब तक खड़ा इसका नाजुक चेहरा अपने हाथों में मजबूती से कैद करता अपनी नज़रों के सामने लाया। खबरदार जो अपने दिलो दिमाग पर किसी और का साया भी पड़ने दिया। तुम मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ साहिर शाह की। सिर्फ मेरा हक है तुम पर। खबरदार जो तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा भी, दूसरी सांस लेने के काबिल नहीं बचोगी। इस तरह से सांसें छीन लूँगा। याद रखना, साहिर शाह की अमानत हो तुम। अपने आप को मेरे नाम के साथ सोचना शुरू कर दो क्योंकि अब ताहयात तुम्हें इस नाम के साथ जीना। वो इसे अपने बेहद करीब किए बोल रहा था। इसके मुंह से सिगरेट और जिस्म से स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल अजीब सा माहौल बना रही थी। इसके अंदाज पर बुरी तरह से घबरा गई। पता नहीं क्या बोल रहा था, जबकि इसके बेहद करीब वो बस इसे हैरानगी से देख रही थी। वो पहले भी इससे खौफजदा रहती थी, लेकिन आज इसने सचमुच में इसे डरा दिया था। वो एक लम्हे में इसे खुद से दूर करता पीछे हटा। जाओ जाकर निकाह की तैयारी करो मासूम लूमड़ी, क्योंकि अब से तुम मेरी हो और तुम्हें सारी ज़िंदगी इस नशई के साथ गुजारनी है। याद रखना, मेरी हो तुम सिर्फ। शाही इसकी आंखों में आंखें डाले 2 कदम पीछे हटता बेड से सिगरेट की डब्बी निकाल कर एक और सिगरेट सुलगा चुका था, जबकि जाविश अगले लम्हे बिना कुछ भी सोचे समझे कमरे से बाहर भाग गई थी। लै तू आया, तेरा तो बड़ा सज्जन है ना, तेरी मदद करेगा। वो क्या क्या कह रहा था, इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसकी हालत बहुत अजीब हो रही थी। इसने सच में इसे परेशान कर दिया था। वो इससे खौफज़दा हो चुकी थी। तो क्या अब कल इनके साथ मेरा निकाह हो जाएगा? वो अपने कमरे की जानिब कदम बढ़ाती खुद से सवाल कर रही थी। इसकी आंखों के सामने बार बार साहिर की सुर्ख आंखें आ रही थी। इसने सच में इसे आज डरा दिया था और इससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी। चल तू कड़ा खौफज़दा होकर सुधर जाना। घर मेहमानों से भरा हुआ था। इन्हें अंदर आने में कोई मुश्किल नहीं हुई। वो आसानी से अंदर आ चुके थे। हवेली के अंदर काफ़ी अंधेरा था। साहिर शाह ने अपने कुत्तों को आज इसलिए बांध दिया ताकि मेहमान डिस्टर्ब ना हो, जबकि घर के गार्ड भी शहर में शादी होने की वजह से बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम कर रहे थे। किस तरफ जाना, दुल्हन का कमरा कौन सा, तुम सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो ना? चलो तुसी लोग रिलैक्स हो जाओ। हमें किसी भी तरह अपना काम करके जाना है, वरना मलक साहब को तुम लोग जानते ही हो, कोई भी काम अधूरा छोड़ा तो हमारा वो हाल करेंगे कि दुनिया देखेगी। मलक साहब अपने काम के मामले में बहुत सख्त है। याद रखना, ये इनके बेटे की सारी ज़िंदगी का सवाल है। हम दारम साई को इस हद तक खौफज़दा कर दें कि वो दोबारा मलक साहब का नाम लेते हुए भी 1000 बार सोचेगा। याद रखना, दारम साई के मन को ज़िंदा नहीं बचनी चाहिए। आप फिक्र ना करें जनाब, हम इस तरह से आग लगाएं कि किसका ज़िंदा बचना मुमकिन नहीं होगा। आप बताएं, इन सब में से इसका कमरा कौन सा? आज तो इस घर से मैयत ज़रूर उठेगी। इसका आदमी से पूछते हुए यकीन दिलाने लगा। इसका कमरा ऊपर से दूसरा और हमने आग भी इसी कमरे में लगानी, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना कि आग लगने से पहले हमें वहाँ से निकल जाना होगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए कि काम किस तरह से हुआ। बस दारम को मलक साहब से पंगा लेने की सज़ा देनी है। मुझे समझाता इसे ऊपर कमरे की जानिब जाने का इशारा करता वहीं से बाहर निकल गया। जबकि एक नज़र पूरी हवेली की तरफ देखता आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सुबह के 3:30 बज रहे थे। इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं था जो जाग रहा हो। शायद शादी की तैयारी और थकावट की वजह से सब लोग गहरी नींद में उतर चुके थे। वो सीधा इसी कमरे की जानिब किया जहाँ के बारे में इसे बताया गया था। कमरे को लॉक नहीं किया गया था। वो आहिस्ता से कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। बेड पर पड़ा वजूद गहरी नींद में था। इसने बिना आवाज़ पैदा किए कमरे में पेट्रोल छिड़कना शुरू किया। शीशे से लेकर पर्दे, इसने कोई ऐसी जगह न छोड़ी जहाँ इसने पेट्रोल न छिड़का। इसके बाद इसने एक नज़र पड़े वजूद को देखा। कमरे में रोशनी होने की वजह से इसे साफ देख सकता था। वो काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। इस इंसान को अफसोस हो रहा था कि इसके हाथों इतना खूबसूरत वजूद मौत को गले लगा रहा था, लेकिन शायद इसके नसीब में यही लिखा था। इसने अपनी जेब से रुमाल निकाल कर इस पर क्लोरोफॉर्म छिड़की और आहिस्ता से नूर के चेहरे के करीब कर दी। प्यारी लड़की, इसके बाद तुम जिंदा नहीं बच पाओगी, ये मेरा वादा है तुमसे। वो इसी नींद में बेहोश कर चुका था। इसने ऐसा इसलिए किया कि आग लगने के बाद वो शोर में जाकर किसी को अपनी मदद के लिए न बुला सके। बड़ी लामती है। वो आग लगाते तेरी से कमरे से बाहर निकल गया, किसी को भी पता न चले, इसलिए इसने दरवाजे और खिड़कियाँ लॉक कर दी थी। अजीब सी बदबू घर में फैलने लगी जो हर कमरे में जा रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जरनिश जाग रही थी जबकि जाविश और सानिया गहरी नींद में थी। वो आहिस्ता से बेड से उठकर कमरे से बाहर निकली, लेकिन इस कमरे से बाहर आते इसकी चीख बुलंद हुई। नूर के कमरे में आग लगी हुई थी। जरनिश की चीखें सुनते अस्कर साहब तेजी से बाहर आए थे। ऊपर नूर के कमरे को आग लगी हुई थी, जबकि जरनिश पागलों की तरह चीखते चिल्लाते दारम साई के कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। शोर शराबा सुनते सारे अपने अपने कमरों से बाहर आ गए। नूर के कमरे को आग लगते देख दारम तेजी से नूर के कमरे की जानिब बढ़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ज़्यादा आग भड़क जाने के बावजूद भी नूर ने किसी को मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा था।
वो बेहोश पई है। दारम साईं भागता हुआ दरवाजे के अंदर जाने लगा जब अचानक सनान ने इसे थाम लिया। सनान के पीछे साहिर भी इसे पकड़ने में लग गया क्योंकि वो अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ा था। दारम साईं, हम आग बुझा रहे हैं, वो इसे रोकने की कोशिश करते हुए बोला। छोड़ दो मुझे साहिर साईं, मैं तुम्हारी कोशिश की खातिर अपनी जानम की ज़िंदगी मुश्किल में नहीं डाल सकता। वो इसे पीछे की तरफ धकेलता वापस से दरवाजे की जानिब बढ़ा। दरवाज़ा बंद था लेकिन खिड़की से आग की लपेटें बाहर तक आ रही थी। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और यकीनन अब तक की आग इसकी नूर को नुकसान भी पहुंचा चुकी होगी। पागलपन मत करो दारिम साईं, रुक जाओ, तुम क्या लोग हमारा मेरा मुंह क्या देख रहे हो, आग बुझाओ, वो मुलाजमों पर चिल्लाया था क्योंकि इस वक्त के दारिम साईं को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल था। साहिर साईं, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो धक्का देता बेहद गुस्से से गुर्राया था। साहिर साईं जहाँ इसके धक्के पर इससे अलग हुआ, वो सनान साईं भी ज़रा पीछे हट गया, जबकि इन दोनों को देखे बिना दरवाजे की तरफ भागा था। दरवाजे को 2-3 धक्के मारने के बाद वो खुल गया। वो बिना अपनी जान की परवाह किए तेजी से कमरे के अंदर चला गया और इसके अंदर जाते ही सब परेशान हो गए। अंदर हर चीज़ को आग लगी थी, कोई चीज़ ऐसी न थी जिसको आग ना लगी हो। पूरे कमरे में आग बुरी तरह फैल रही थी, यहाँ तक कि बेड की चादर को भी आग लगी हुई थी। जबकि नूर इसी बेड पर पड़ी थी। वो तेजी से नूर के करीब आया जब अचानक शीशा गिरकर इसके बाजू पर आ लगा। शीशे को पीछे फेंकता वो दूर की तरफ भागा और इसने दूर के गालों को हाथ से थपथपाया। दूर 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 उठो, वो इसे 2-3 बार जगाने की कोशिश करता रहा लेकिन दूर के वजूद में किसी किस्म की कोई हरकत पैदा नहीं हुई। इसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ चुका था लेकिन दूर को तो जैसे दुनिया जहान का होश ही नहीं था। वो इस तरह बेहोश रहकर बहुत परेशान हो गया, कहीं से कुछ हो तो नहीं क्या। इस सोच के आते वो जैसे पागल हो गया था और पागलों की तरह कभी इसके हाथ पैर देखता तो कभी इसके गाल थपथपाता। इसे होश में आते ना देख वो तेजी से अपने बाजू में भरे कमरे से बाहर निकालने लगा। शीशा गिरने की वजह से इसके हाथ पर बहुत बड़ा जख्म हो चुका था। मुलाजिम आग को बुझाने की कोशिश में मगन थे जबकि नूर को बेहोश देख सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। नूर को क्या हुआ दारिम साईं, ये ठीक तो है ना। सरमद शाह तेजी से सीढ़ियाँ उतरते इसके साथ आ रहे थे। चाचा साईं, मैं इसे अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको फ़ोन करके बताता रहूँगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। वो इन्हें समझाकर अपने इसे लिए घर से बाहर निकल गया। दारिम साईं को तेरी से बाहर जाते देख साहिर साईं ने भागकर गाड़ी निकाली जबकि सनान साईं भी तेरी से इसके साथ ही आया। सब घर वाले परेशान हो चुके थे। शादी वाले घर में इस तरह का वाक़या पहली दफ़ा हुआ था। क्या ये सब कुछ नूर ने जानबूझकर किया था? इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस वक्त कोई कुछ भी सोचने की कंडीशन नहीं था। सबको सिर्फ और सिर्फ नूर की परवाह थी जिसकी जान इस वक्त खतरे में थी। सना ने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। नूर को गाड़ी की पिछली सीट पर दारिम साईं के साथ लेटाने में मदद की। साहिर ने तेरी से गाड़ी स्टार्ट की थी। वो जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहता था। बज़ाहिर तो नूर के जिस्म पर किसी किस्म की कोई चोट नज़र नहीं आ रही थी लेकिन इसका बेहोश होना इन्हें परेशान कर गया था। जबकि दारिम साईं के बाजू पर जलने का बहुत बड़ा निशान था। दारिम साईं, आपके बाजू पर भी काफ़ी गहरी चोट लगी, आपका बाजू जल चुका है। साहिर ने इसका ध्यान इसके बाजू की जानिब दिलाया। साहिर साईं, मेरे बाजू की परवाह मत करो, तुम जल्दी अस्पताल पहुँचाओ। नूर का सर अपनी गोद में रखे इसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। इस वक्त इसकी ज़िंदगी की जान खतरे में थी और वो कुछ भी सुनना या समझना नहीं चाहता था। आशक भाई, आशका, तुम सच कह रहे हो ना, वो ज़िंदा तो नहीं बचेगी ना। देखो अगर वो लड़की ज़िंदा बच गई तो मुझे बहुत नुकसान होगा और ये बात याद रखना। मलक को जैसे खबर मिली कि इसका आदमी काम करके वापस आ गया, इसने सबसे पहले से फ़ोन किया। अरे जनाब, आप भरोसा रखिए, मैंने आपको यकीन दिलाया ना, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। अब तक तो वो लड़की सुकून की नींद सो चुकी होगी। मैंने कमरे को पूरी तरह से आग लगा दी थी। इस लड़की की ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं है। अब आप भी आराम करें, सुबह होते आपको इस शादी वाले घर से मौत की खबर मिल जाएगी। और फिर आप दारिम साईं को उसके निकाह की मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन ज़रूर कीजिएगा ताकि इसे पता चल जाए कि इसने किससे दुश्मनी की है। मैं आपसे वादा करता हूँ मलक साहब कि आज के बाद दारिम साईं कभी आपके रास्ते में आने की गलती नहीं करेगा। लेकिन आप मेरे काम की रकम कब तक अदा करेंगे, ये बता दीजिए। वो कहते फ़ोन रख चुका था जबकि मलक बहुत खुश था, बेहद खुश। इसे जैसे बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो चुकी थी। इसने जल्दी से अपने मोबाइल से इस आदमी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए थे। आखिर इस आदमी ने इसका बहुत बड़ा काम किया था, ये तो इसका हक था। तुमने मुझसे पंगा लेकर खुद मुझसे दुश्मनी मोल लिया दारिम साईं। मुझे यकीन है कि आइंदा तुम इससे बात करते हुए भी तुम नज़र झुकाकर बात करोगे। ये बेहोश हुई नहीं है, इन्हें बेहोश किया गया। तो खुदा का शुक्र है कि आप लोग वक्त पर पहुँच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। फिलहाल वो बेहोश है, इन्हें बेहोशगी की दुआ सुनाई गई है। साईं, एक मारने की कोशिश थी, पूरा प्लान करके इनकी जान लेने की कोशिश की गई है। हो सकता है आपके किसी दुश्मन ने ये काम किया। अगर आप लोगों को कमरे में पहुंचने में थोड़ी और देर हो जाती तो शायद ये अपनी जान की बाजी हार जाती। जो बेहोश करने के लिए दवाई ने सुंघाई गई वो इस हद तक खतरनाक है कि अगले 4 घंटे तक इनका होश में आना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन आप परेशान ना हो, वो खतरे से बाहर है। आए साईं, अब आपको भी पट्टी बांध देते हैं। आपको भी बहुत चोट लगी है, पूरा बाजू जल गया, ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह, जख्म काफ़ी गहरा है। इनके गांव का डॉक्टर रज़ा इसे देखते हुए कहने लगा, साईं आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये बहुत गहरी चोट है, प्लीज़ समझने की कोशिश करें। इसके नज़रअंदाज करने पर डॉक्टर रज़ा ने इसे फिर से समझाया, जब तक मेरी दूर को होश नहीं आता था तब तक मेरे सामने किसी भी किस्म की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर, जाकर इसे देखो, मैं ठीक हूँ। आई मेरी बात समझ में? मुझे इस वक्त कोई भी फजूल बात नहीं सुननी। वो इसे देखते हुए गुस्से से बोला तो डॉक्टर नज़र झुकाता वहाँ से देरी से निकल गया। अपने गांव के सरदार की सफाकियत की किस्से कहानियाँ तो इसने भी सुन रखे थे। वो क्यों अपनी जान खतरे में डालता जबकि इसका साईं खुद ही कुछ सुनना नहीं चाहता था। चलो फिर साईं टट्ठे खूह दे विच जाए, की कर सकने, सलाह ही दे सकते सी ना।
सनान साईं, नूर कैसी है मुझे बताएं, घर में सब बहुत ज़्यादा परेशान है। चाचा साईं ने तो अपनी तबीयत ख़राब कर ली है, बच्चों ने रो रो कर अपनी हालत ख़राब कर ली, ना जाने किसकी नज़र लग गई हमारे घर की खुशियों को। मेहमान भी अजीब तरह की बातें कर रहे हैं, पता नहीं वहाँ मेरी बच्ची किस हाल में है। तुम्हारे चाचू साईं कह रहे थे कि निकाह की रस्म मुलतवी कर देते हैं, जो कुछ हुआ इसके बाद निकाह का होना तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। हमने फ़ोन कान से लगा, बेहद परेशानी से कह रही थी। चाची साईं फिक्र ना करें, नूर बहुत बेहतर है, बेहोश है इस वक्त, जैसे से होश आता है हम इसे घर ले आएंगे। और निकाह मुलतवी करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है, इस तरह एक हादसा और हादसे ज़िंदगी में होते रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ इन हादसों की नज़र तो नहीं कर सकते। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, निकाह की तैयारियाँ मुकम्मल करें, नूर को जैसे होश आएगा हम इसे घर ले आएंगे, वो पहले से बहुत बेहतर है, इसने समझाते हुए कहा। नूर एक बार घर आ जाती तो हम आराम सुकून से सारी रस्म करते, मेरे ख्याल में भी निकाह की रस्म करना मुनासिब नहीं। हमना चाची ने कुछ सोचते हुए फिर से कहा। चाची क्यों मुनासिब नहीं, माशाल्लाह से नूर अब बहुत बेहतर है, और हम अपनी ज़िंदगी में आने वाले दुख और तकलीफ़ों की वजह से अपनी खुशियों से मुँह फेर लेंगे क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, आप आराम से निकाह की तैयारियाँ करें, नूर को जैसे होश आता है हम इसे लेकर घर वापस आ जाएंगे। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, नूर पहले से बहुत बेहतर है, वो इन्हें समझाते हुए फ़ोन रख चुका था। कि न अचानक होने वाले हादसे ने सबको परेशान कर दिया था, लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि आखिरी हरकत की किसने थी और क्यों। दारम साईं इसके करीब ही बैठा हुआ था, इसका हाथ दारम के हाथ में क्या था, मेहंदी से सचे हाथों पर इसका नाम था। जब आहिस्ता से नूर ने अपनी आंखें खोली, अपने आप को अनजान जगह देखकर, पहले तो वो खुद परेशान हो गई, फिर अपना हाथ दारम के हाथ में देखकर इसे दूसरा झटका लगा। इसने ज़रा सा उठने की कोशिश की तो दारम इसके बिल्कुल करीब आ गया। आराम से बैठी रहो, उठने की ज़रूरत नहीं है। वो इसके करीब होता इसे सहारा देने लगा। मैं यहाँ कैसे, कौन लाया मुझे और क्यों, वो हैरानगी से पूछने लगी। इसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था आ रहा था जो इसे अस्पताल लाया जाता, वो तो बिल्कुल ठीक थी। तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई दूर, किसी ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश किया, तुम्हारे पूरे कमरे को आग लगा दी गई थी, वो तो पता नहीं कैसे जर्निश ने महसूस किया तो वो कमरे से बाहर निकली। अल्लाह का बड़ा करम है जो तुम बिल्कुल सही सलामत हो, वरना कुछ भी हो सकता था। वो इसके करीब बैठा था, इसे आहिस्ता आहिस्ता बताने लगा। वो तो खुद हैरान थी इसकी बातें सुनकर, मतलब कि वो मरने चाह रही थी, इसे खुद खबर ही नहीं थी। अपने बारे में सोचते हुए, अपनी मौत के बारे में सोचते हुए काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा होगी। इसे रोना आने लगा जब इसकी नज़र दारम साईं के बाजू पर पड़ी। आपने मेरी जान बचाई है, वो इसका हाथ देखते हुए पूछने लगी। इसने अंदाज़ा लगाया इसका ज़ख्म देखकर। कोई एहसान नहीं किया, ये फ़र्ज़ है मुझ पर, तुम्हारी हिफाजत का ज़िम्मा लिया मैंने। इसके आंसू साफ़ करता हुआ इसे अपने साथ लगा गया था, जबकि वो इसके सीने से लगी फूट फूट कर रोने लगी। वो अपनी मौत के इतने करीब थी, अगर वो मर जाती तो शायद इसे भी खबर ना होती कि मौत इतनी बेखबर कर देती है, और अगर वो मर जाती तो ये सोच आते इसे और ज़्यादा रोना आने लगा। इसके सीने में मुँह छुपाए वो सिसकने लगी। मौत का खौफ पूरी तरह इस पर हावी हो गया था। दारम साईं आहिस्ता आहिस्ता इसकी पीठ से लाता, इसे यकीन दिलाता, इसे कुछ भी नहीं होने देगा, हमेशा इसकी हिफाजत करेगा, इसके साथ रहेगा। दारम साईं घर चलें प्लीज़, मुझे यहाँ नहीं रहना, वो इसे देखते हुए बोली। दारम साईं ने आहिस्ता से इसका चेहरा अपने हाथों से साफ कर हाँ में सर लिया। हाँ, हम वापस चल रहे हैं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। इसे खुद से अलग करता हुआ इसके करीब से उठा जब इसका फ़ोन बजने लगा। अपने फ़ोन पर अनजान नंबर से कॉल आते देख वो कमरे से बाहर निकलता फ़ोन उठा चुका था। कैसे हो दारम साईं, यकीनन अपनी मनकूहा की जनाजे की तैयारियों में मसरूफ़ हो गए। दूसरी तरफ से उभरने वाली मलक की आवाज़ को बहुत आसानी से पहचान गया। तो यह हरकत इस आदमी ने की, दारम साईं के माथे की रगें बाहर आने लगी। अगर उसके सामने होता तो यकीनन इसका कत्ल कर देता। नहीं, मैं तो अपनी मनकूहा के जनाजे की तैयारियां नहीं कर रहा, मगर तुम ज़रूर अपने बेटे के जनाजे की तैयारी मुकम्मल कर लो मलक, क्योंकि अब जेल से बाहर तुम्हारे बेटे की लाश ही आएगी। फिलहाल तुम अपने निकाह की तैयारी में मसरूफ़ हो, लेकिन ये मत सोचना कि तुम्हारी यह हरकत दारम साईं माफ़ कर देगा। अपने कंधे मजबूत कर लो, बहुत जल्द तुम अपने कंधों पर अपने बेटे का जनाजा उठाओगे। मैंने आज तक अपनी किसी लड़ाई को अपने घर तक नहीं आने दिया, हमेशा सब कुछ बाहर ही हैंडल किया, लेकिन आज तुमने मेरे घर पर नज़र उठाकर देखने की गलती करके तुम मेरी नज़रों में गिर आ गए हो, और जो एक बार दारम शाह की नज़र में आ जाए इसे माफ़ी मांगने का मौका भी नहीं मिलता, ये याद रखना। इस बार वार मैं करूँगा, तुम सहने के लिए तैयार रहना। वो गुस्से से कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि दूसरी तरफ मलक इसके अंदाज से सच में खौफज़दा हो गया। तो ये क्या इसकी मनकूहा ज़िंदा थी? क्या इसका प्लान फेल हो चुका था? क्या इसका आदमी इसे झूठ बोल रहा था? कैसा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता क्यों नहीं हो सकता, जिन्हों अल्लाह रखे उन्हों कौन चखे। रोशनी फैलते वो नूर को घर वापस ले आए थे। घर में मेहमानों का जमा होना शुरू हो गए थे। आज निकाह की रस्म अदा होनी थी। नूर को अंदर आते देखकर सबसे पहले हमना चचीज़ की तरफ आई। मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची सही सलामत है। वो इसका माथा चूमते हुए अपने सीने से लगा चुकी थी। नूर मेरी जान, कैसी हो तुम, ठीक हो ना? अल्लाह तुम्हें मेरी ज़िंदगी पे लगा दे। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है जो इतने खूबसूरत खुशियों के माहौल में ऐसा हादसा पेश है, लेकिन अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है, इसने कुछ भी बुरा होने से बचा लिया। मैं आज ही तुम्हारा सदका देती हूँ। जब से पाकिस्तान आई हो तुम पर पूरी नज़र का साया। मैं अपनी बेटी को किसी की गंदी नज़र नहीं लगने दूंगी। वो आहिस्ता से अपने साथ लगाते अंदर ले आई, जबकि इनकी फिक्रमंदी पर नूर शर्मिंदा होने लगी। सब लोग बारी बारी आकर इससे मिलने लगे। हर किसी के लहजे में इसके लिए बेपनाह मोहब्बत सिमटी हुई थी। कितनी परवाह करते थे वो सब लोग इसकी, कितनी अजीज़ थी वो इन सब के लिए। सरमद शाह की तबीयत ही ख़राब हो गई थी, लेकिन इसके वापस आने का सुनकर अपने कमरे से बाहर निकला। इन्हें देखते ही सारे गिले शिकवे भुलाए हुए इनके पास और इनके सीने से लग गई। मौत के डर ने शायद इसे बाप के रिश्ते की अहमियत समझा रही थी। वो इतनी ज़्यादा खौफज़दा हो गई थी, अभी तक इसका बदन काँप रहा था। बाबा साईं, आज मैं मरने वाली थी। वो इनके गले से लगती सिसकी थी।
ना बेटा साईं, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें नहीं करते। ये तो खुदा की करम नवाजी है कि तुम सही सलामत घर वापस आ गई हो। ये सिर्फ एक हादसा था और ऐसे हादसों को बुरा वक्त समझकर भूल जाना चाहिए। बस अपने आने वाले कल के बारे में सोचो। किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। दारम साईं है ना, तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे फ़ख्र है कि मैंने दारम साईं जैसे इंसान को तुम्हारा मुहाफ़िज़ चुना है। मुझे यकीन है कि तुम पर आने वाली मुसीबत को पहले दारम साईं जैसी चट्टान का सामना करना होगा। अब मुझे यकीन है कि अगर मैं ना भी रहा तब भी दारम साईं तुम्हें शहज़ादियों की तरह रखेगा, क्योंकि शहज़ादे अपनी शहज़ादी को शहज़ादियों की तरह ही रखते हैं। मुझे यकीन है मेरी बेटी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं देगा। मुझे यकीन है कि दानिम साईं के साथ तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। बस इसको समझना, इसकी मोहब्बत को समझना, खुदा ने बहुत प्यारा शख्स तुम्हारे नसीब में लिखा है। इसे अपने सीने से लगा, वो आहिस्ता आहिस्ता समझा रहे थे। वो कुछ भी नहीं बोली, बस इनके सीने पर सर रखे इन्हें सुन रही थी। आज इनका निकाह था। नूर निकाह का दिन, वो दिन भी नहीं भूली थी, लेकिन फिर भी सिर्फ इसके ज़हनी सुकून के लिए इसका निकाह दोबारा करवाया जा रहा था। हर कोई इससे प्यार कर रहा था, इसकी खैर खैरियत दरियाफ्त कर रहा था। सबकी नज़रों में इसके लिए बेतहाशा मोहब्बतें थी, फ़िक्रमंदी थी। वो सब कितनी परवाह करते थे इसकी। वो आज तक इनसे दूर थी, लेकिन कभी इनसे मिल नहीं पाई थी, इनकी मोहब्बतों को देख नहीं पाई थी। कितने खूबसूरत रिश्ते होते हैं इंसान के पास जिनसे वो अनजान रहता है। मैंने कहा था ना, लोग तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेंगे। वो वैसा ही हो रहा है जैसा मैंने कहा था। वो लोग आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे दिल में अपनी लिए मोहब्बत पैदा करेंगे, जज्बात पैदा करेंगे, जिसके बाद तुम इन्हें छोड़ ही नहीं पाओगे। और फिर वो जो तुम्हारे ख्वाब है ना, जो तुम देख कर यहाँ से वहाँ गई थी, सब अधूरे रह जाएंगे। और फिर जब तुम पूरी तरह इनके जाल में फंस जाओगे, तब वो लोग अपना असली चेहरा दिखाएंगे। तब तुम्हें पता चलेगा जो तुम्हारी माँ कहती थी वो वही सही है। मेरी जान, एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई भी वैसा नहीं जैसे तुम समझती हो। मैं तुम्हारे बाप की मोहब्बत को गलत नहीं कहती हूँ, हो सकता है वो तुमसे मोहब्बत करता हो, लेकिन बाकी सब, तुम खुद सोचो कि बाकी सब लोग तुमसे प्यार क्यों करेंगे भला? इन सबको तुमसे मोहब्बत करने का क्या फ़ायदा? और अपने बाप की दूसरी बीवी जो तुम्हें बहुत बेहतर लग रही है, वो ये सब क्यों कर रही है? कभी सोचा तुमने? क्योंकि वो तुम्हारे बाप की नज़र में अच्छा बनना चाहती है। वो इसे ये जाहिर करना चाहती है कि इसकी पहली बीवी में होने वाली औलाद को भी इतना ही चाहती है जितना अपनी सगी औलाद को चाहती है। लेकिन इतना अच्छा तो कोई भी नहीं होता, इतना तो तुम भी जानती हो। और बाकी सब सिर्फ बहाने बातें जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आएंगी। इसलिए बेहतर है कि 6 महीने में अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लो, क्योंकि कल जिस चीज़ से फ़ायदा तुम्हें होने वाला है वो दौलत है, ये रिश्तेदारियाँ नहीं। इसलिए बेहतर है रिश्तों को एक तरफ रखकर इस दौलत पर तवज्जो दो जो फ्यूचर में तुम्हारे काम आएगी। और इन सब लोगों को औकात में रखो। और जहाँ तक बात है तुम्हें जान से मारने की कोशिश की गई, तो हो सकता है इन्हीं में से किसी ने तुम पर जानलेवा हमला किया हो, क्योंकि आखिरकार तुम इन लोगों की जायदाद में हिस्सादार बनने वाली हो। वैसे बड़ी ही लानती है अभी समरा, तो सब तो बड़ी पागल, तो चवल किस्म दी नूर है जी हर चीज़ दसती उन्होंने। लोग दौलत के लिए क्या कुछ नहीं कर गुजरते। हो सकता है इन्हें भी, इन्हीं में से किसी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की हो। नूर ने इसे फ़ोन किया था सिर्फ ये बताने के लिए कि आज सुबह वो मरते मरते बची है, लेकिन समरा ने आगे से इसे एक और कहानी बनाकर सुना डाली थी। लेकिन नूर को अफसोस इस बात का था कि इस औरत ने इसे एक बार भी ना पूछा वो ठीक तो है, इसे कुछ हुआ तो नहीं। लेकिन जो कुछ वो समझा रही थी ठीक ही तो था। दौलत के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। दौलत के लिए तो इस औरत ने इतने साल इसे भी छोड़ दिया। इसने बिना इसकी कोई भी बात सुने फ़ोन काट दिया। अब वो मज़ीद अपने दिमाग को किसी टेंशन में नहीं डालना चाहती थी। तो मैं इतनी कहीं गुजरी हूँ कि साहिर शाह ने भी मेरे लिए इनकार कर दिया, वो आईने के सामने खड़ी माँ से पूछी थी। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी फुप्पो साई ने पहले बात कर ली और तुम्हारे बाबा साई के लिए दोनों रिश्ते मुनासिब थे। फिर अच्छा ये हुआ कि तुम दारिम साई से भी दूर चली जाओ, ताकि पराई चीज़ों तुम्हें तकलीफ़ ना दे। और आरिश को गैर तो नहीं है ना, हमें हमें तो खुशी है कि आरिश का रिश्ता तुम्हारे लिए। अब तुम भी अपनी फुप्पो साई के सामने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना। अब उसे तो सिर्फ तुम्हारी फुप्पो साई नहीं बल्कि होने वाली सास भी है। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है, इन तमाम रिश्तों की नज़ाकत को भी बहुत ठीक से समझ जाएगी। देखो बेटा, सारी ज़िंदगी इसी एक शख्स के नाम पर ख़राब करने से बेहतर है कि ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया जाए। तुम्हारे दिल में दारम साईं का ख्याल लाने वाली मैं थी। मैं अपनी गलती को कबूल करती हूँ, लेकिन यूँ अपनी ज़िंदगी को एक चक्कर रोककर मुझे बार बार शर्मिंदा मत करो। ज़रीन बेगम इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली तो वो लम्हे में इनके हाथ थामती इनके सीने से लगी। अम्मा साईं आप कैसी बातें करिए, प्लीज़ यूँ ना करें। वो इनके हाथ थामते हुए इल्तिजा करने लगी। तो क्या मैं करूँ, तो मैं क्या करूँ सना, तुम ही बताओ मुझे। मैं तुम्हें देख देख कर शर्मिंदा होती हूँ कि तुम्हें इस हाल में देख कर मेरी रूह तड़पती है कि मेरी बेटी आज मेरी वजह से इस हाल में। तुम्हारी कसूरवार मैं हूँ। मैंने तुम्हें ख्वाब दिखाया, मैंने तुम्हें ये यकीन दिलाया कि तुम दारम साईं की दुल्हन बन सकती हो, जबकि मैं जानती भी थी दारम साईं हमेशा से सिर्फ और सिर्फ नूर से मोहब्बत करता है। तुम्हारी असल कसूरवार मैं हूँ, लेकिन सज़ा तो तुम अपने आप को दे रही हो और मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती। मुझसे नहीं देखा जाता ये तुम्हारे बेरोनक चेहरा, तुम्हारी बुझी हुई आंखें। मुझसे नहीं सहा जाता बेटा साईं, मैं तुम में इस तरह नहीं देख सकती। वो आंसू बहाते हुए बोली तो सना शर्मिंदा होगी। कितनी बदकिस्मत तो लाती वो जिसकी वजह से इसके वालिदैन को इतना कुछ सहना पड़ रहा था। माँ देकर टूट दिया, लेकिन अब अपने वालिदैन को अपनी वजह से मज़ीद इम्तिहान में नहीं डालेगी। इसने फैसला कर लिया था वो अपने वालिदैन को मज़ीद तकलीफ़ नहीं देगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो अब कुछ भी ऐसा नहीं करेगी जिससे इसकी माँ की आंखों में आंसू हैं। चलो शुक्र है तू भी कोई चंगा फैसला किया। आज के दिन के लिए इसे एक बहुत खूबसूरत सफ़ेद रंग का शरारा पहनाया गया था। इसके साथ एक सुरख रंग का भारी दुपट्टा था। ज्वेलरी भी बहुत हल्की थी और बिल्कुल इसके साथ मैचिंग जाविश और जर्निश की ड्रेस थी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि इसके साथ ही जाविश का निकाह भी किया जाएगा, लेकिन इसे अच्छा लग रहा था। आज की सुबह की शुरुआत कितनी अजीब हुई थी। दिन इतना ही प्यारा था, लेकिन अंधेरे का हलचल मची हुई थी।
तारम साईं के साथ एक नई शुरुआत होने जा रही थी। पता नहीं आने वाले 6 महीने किस तरह से गुजरने वाले थे, लेकिन इन 6 महीनों में अपनी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। आज इसे तैयार करने कोई ब्यूटिशियन नहीं आई, बल्कि सानी ने खुद ही इसे तैयार किया। और बाकी कुछ वो खुद भी इस काम में महारत रखती थी, लेकिन सानी की खुशी को देखते हुए इसने अपने आप को ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की। इसे जैसे मुनासिब लग रहा था इसने इसे वैसे ही तैयार किया। हाँ, लेकिन इसके हल्के फुल्के तैयार करने के बाद वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। बाबा साईं तो सुबह से न जाने कितने चक्कर लगा चुके थे इसके कमरे के। आज वो बेहद खुश थे। वो बार बार इसके कमरे में आते, इसका माथा चूमते और ढेरों दुआएं देकर जाते। हम न जाने कितनी बार इसकी तारीफ़ करके नज़र उतार चुकी थी। हर बार हमना के अंदाज में सच्चाई महसूस करते हुए बुवे से झुटलाने की कोशिश में लगी रहती। शायद सौतेले रिश्तों को कबूल करना आसान नहीं होता। इसके लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि इसने सगे रिश्तों से भी धोखे खाए थे। गाल तो वो भी सही है अपनी जगह थे। वो शायद इस निकाह के लिए कभी तैयार न होती अगर रात बाबा साईं इसके कमरे में ना आते। रात बाबा साईं इसके कमरे में आकर खुद इससे निकाह के बारे में बताया। तारम साईं भी इनके साथ था। बाबा साईं ने कहा कि नहीं, यकीन है कि इनकी बेटी कभी इनकी पसंद को झुटला नहीं सकती, वक्त पे कार नहीं कर सकती, और अपने बाबा साईं का मान तोड़ने की हिम्मत तो इसमें हरगिज़ ना थी। इसलिए तो ढेर सारी शर्तों के साथ निकाह के रिहा कर दी। बाबा साईं इसका माथा चूमकर ढेर सारी दुआएं देकर गए। और अब ज़ाविश और जरनिश तैयार हो चुकी थी। थोड़ी देर में मौलवी साहब अंदर आने वाले थे। जहाँ जरनिश चेहरे पर खूबसूरत शर्मीली से मुस्कुराहट सजाए हुए थी, वहीं ज़ाविश के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इस मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती। हंसो हंसो, आपका क्या चाहता? आपके नसीब में तो अल्लाह ताला ने इतना प्यारा बंदा लिख दिया, जो ना तो कभी गुस्सा होता ना ही स्मोकिंग करता, और मेरे नसीब में नशई और गुस्सा हर वक्त नाक में बैठाया। वो इनके तो नाक की सल्तनत और गुस्सा हुकूमत करता है। अल्लाह, मेरा क्या बनेगा? क्या आपको इस गुस्सीले नशई के लिए और कोई लड़की नहीं थी? आखिर मुझे क्यों बली का बकरा बनाया गया? बली की बकरी। अभी वो दहाइयाँ दे रही थी कि जरनिश ने इसके कान में सरगोशी की। इसने एक नज़र मस्कीन सूरत बनाकर इसको देखा, फिर हाँ में सर ला दी, फिर से आसमान की तरफ देखा। आखिर मुझे क्यों बली की बकरी बनाया गया? सनादीन के साथ परफेक्ट लगती। दोनों खड़ूस हमेशा खड़ूसा मुँह बनाकर एक साथ रहते। मुझ मासूम पर यह जुल्म क्यों किया गया? जवाब दे मुझे। दुनिया वालों को तो हमेशा थी मासूम लोगों पर कभी भी तरस नहीं आया। कि आपको भी मुझ पर तरस नहीं आया? अल्लाह जी, मैं जानती हूँ जो आपके दर पर जो एक आंसू बहकर रोता है, आप उसकी दुआ को जल्दी कबूल करते हो, लेकिन मैंने अभी भी मेकअप किया है। अगर मैं रोने लगी तो मेरा सारा मेकअप बह जाएगा, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि निकाह वाले दिन मेरा दुल्हा मुझसे ज़्यादा प्यारा लगे। और ऊपर से सानिया को देखा आपने कैसे बार बार कह रही कि साहिर ज़्यादा प्यारे हैं आपसे? क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? इस दफ़ा इसने जरनिश को मुखातिब करते हुए कहा। जरनिश जो कब से इसकी बातें सुनती अपनी हंसी कंट्रोल करी थी, इसके अचानक मुखातिब करने पर हाँ में सर लाने लगी। ओए होए, बहुत बड़ा दुख रिश्ता थे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? वो शौक से रोने वाली जैसी शक्ल बना चुकी थी, जिस पर जरनिश ने फ़ौरन इसकी बात पर गौर करते हुए नाम में सर हिलाया। अरे नहीं नहीं मेरी जान, ऐसा बिल्कुल नहीं। और तुम किसकी बातों में आ रही हो? सानी तो बच्ची है, इसको क्या पता प्यारा किसे कहते हो और किसे नहीं। तुम तो हूर परी हो, प्रिंसेस हो, और इस वक्त भी तुम बहुत हसीन लग रही हो माशाल्लाह से। वो इसे समझाते हुए बोली तो इसके चेहरे पर थोड़ी सी रंग नज़र आए। साहिर अदा से ज़्यादा प्यारी लगूंगी ना मैं? इसने यकीन दहानी करनी चाहिए। होने वाले शौहर को अदा नहीं कहते, बेवकूफ़ लड़की। जरनिश ने मुस्कुराते हुए इसकी गलती निकाली। तो फिर क्या कहते? वो इससे पूछने लगी। ये तो तुम अपने निकाह के बाद इन्हीं से पूछना कि वो क्या कहते, कि तुम इन्हें क्या कहकर पुकारो। जरनिश ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तो गुस्सीले नशे ही कहूँगी। इसने खुद ही फैसला सुनाया। तौबा करो लड़की, एक हड्डी सलामत नहीं बचेगी। जरनिश ने हंसते हुए से समझाना चाहा। मेरे भाई का नाम सैयद तारम शाह, याद रखें, कोई साहिर शाह आकर मेरा बाल भी बेका नहीं कर सकता। इसने गर्दना कड़ा कर कहा, जिस पर जरनिश ने मुस्कुराकर हार मान ली। वो इस मामले में इससे किसी किस्म की कोई बहस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अपने अदा साईं के लिए जो वो बहस क्या जंग भी करने को तैयार रहती थी। लेकिन होई तेरे ना ज़्यादती है ज़ाविश, मैं तेरे नाल हाँ। साईं तुम शादी पर आ जाओ ना, कल फिर बात करते हैं इस मामले पर। वो फ़ोन कान से लगाए दाएं से बाएं घूम रहा था। बात क्या करनी है सनान साईं? बेहतर यही है कि तुम जरनिश को पहले सब कुछ बता दो। इससे कुछ भी छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आज निकाह होने वाला तुम्हारा, और ये बात जानने का जरनिश पूरा हक रखती है। वो इसे समझाते हुए बोला। जिसका कोई वजूद ही नहीं, इसके बारे में बताकर इस चीज़ को दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का क्या फ़ायदा, जबकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इस वाक़े के बारे में बहुत कम लोग जानते सरदार साईं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली ज़िंदगी में ये चीज़ कहीं पर भी शामिल हो। सरदार साईं, मैं हर चीज़ को भुलाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस बात को समझने की कोशिश करो, मैं अपनी ज़िंदगी में पुरानी किसी चीज़ को शामिल नहीं करना चाहता। मैं सब कुछ भुलाकर जरनिश के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। जरनिश बहुत अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ कि मैं इसे बहुत खुश रखूँगा। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को जितना वक्त दे सकता था इतना दे चुका हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो कुछ हुआ इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे पता अगर आगे जाकर जरनिश को इस मामले में कुछ पता भी चलता है तो भी मुझे शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में मैं बेकसूर था और जरनिश एक बहुत समझदार लड़की है। मैं यकीन से कह सकता हूँ मुझे समझेगी। मैं ये नहीं कहता कि जरनिश तुम्हें नहीं समझेगी, यकीनन वो तुम्हारी हर बात हर मजबूरी को समझ जाएगी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में निकाह से पहले से सब कुछ बता देना बेहतरीन रहेगा। इसने एक बार फिर से इसे समझाने की कोशिश की। फिलहाल इसे कुछ भी बताना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जरनिश को बताने का मतलब होगा बात को सबके सामने ले आना, और इस वक्त मैं सब लोगों के सवालों का सामना नहीं कर सकता। बाकी तुम आ रहे हो ना कल शादी पर? बात ख़त्म करते हुए बोला। हाँ बिल्कुल, हम तो आएंगे पूरे ढोल धमाके के साथ। आखिर एक नहीं 3-3 यारों की शादी है, हमारे बगैर शादी कैसे होगी? इसने मुस्कुराते हुए कहा तो सनान भी खुलकर हंसा।
और नहीं तो क्या, अपना वादा भूल ना जाना। भंगड़ा डालने का वादा किया था तुमने, दुनिया देखेगी शाहपुर का सरदार भंगड़ा डालता, तब कैसा लगता है। मुझे इसका वादा याद दिलाते हुए बोला था, दूसरी तरफ से कहकर बुलंद हुआ, फंसा रहे हो साईं, ये बहुत काम है जो मैंने पहले कभी नहीं किया। वो कुछ सोचते हुए बोला तो सनान खुलकर हंसा। साईं तुमने वादा किया था, मुकर नहीं सकते, सनान ने से याद दिलाया। हाँ याद है मुझे, फिक्र मत करो, हम भी वादे से पीछे हटने वालों में से नहीं है। बस फिर तुम आ जाओ अपना वादा निभाने के लिए, मैं भी चलता हूँ, निकाह की रस्म शुरू होने वाली है। वो फ़ोन बंद करते हुए अलविदाई कलाम कहते बंद करता बाहर निकल गया, जबकि दिमाग में एक ही सोच सवार थी, कैसे जर्निश को कुछ भी बताना चाहिए कि सानू भी दस दो, सानू पता लगेगा तो फिर असी मशवरा देंगे ना। सबसे पहले दुरे नूर और दारम का निकाह हुआ। इसे बहुत अजीब लग रहा था, ये सारी रस्में पहले भी हो चुकी थी, लेकिन तब भी वो इतनी समझदार नहीं थी कि इस दिन इस रस्म का मतलब समझ पाती। रस्म के दौरान बाबा साईं ने इसके सर पर अपना हाथ रखा तो न जाने कि उसकी आंखें नम होने लगी। निकाह के पेपर साइन करने के बाद इनके सीने से लगी, जो आज बेहद खुश थे। इसे दारम साईं के सामने पार बिठाया गया था, बीच में एक जारीनुमा पर्दा लगा हुआ था। इसके बाद सनान और जरनिश का निकाह पढ़ाया गया। जरनिश के निकाह के दौरान दारम साईं में पर्दे के इस जानिब आ गया, लेकिन इस वक्त वो भाई के होने का हक अदा करने आया था। बाकी सारी रस्म जितनी ज़्यादा धूमधाम से भी निकाह इतनी सादगी से किया जा रहा था। सबसे आखिर में जाविश और साहिर की बारी आई। अदा साईं, बाबा साईं, मैं निकाह से पहले बोली हूँ, अगर इन्होंने मुझे घूर कर देखा या मुझ पर गुस्सा किया तो मैं इनके साथ बिल्कुल नहीं रहने वाली, और इस निकाह वाले एग्रीमेंट पर भी मैं अमल नहीं करूँगी, और मैं डाइजेस्ट पढ़ूंगी और फिल्म और ड्रामे भी देखूंगी। पहले बता दें सब कुछ, और ये भी बता दें कि हाँ बेटा साईं, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, इसे तुम निकाह कबूल करो मेरा बच्चा। दारम साईं ने इसके सर पर हाथ फेरते हुए यकीन दिलाया, जबकि इसकी सरगोशियाँ दूसरी तरफ मौजूद सारे लोगों को सुनाई दे रही थी। सब दबी दबी हंसने में मसरूफ़ थे। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गई, वो मुझे कह रहे हैं कि पाइप की मार भूरा नहीं हूँ मैं, इसने एक बार फिर से राजदाराना अंदाज में बोला, जिसकी समझ कम अज़ कम बाबा साईं दारम को तो हरगिज़ नहीं आई। बेटा बस सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, मौलवी साहब तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करें, पहले इन्हें जवाब दो, बाबा साईं ने समझाते हुए कहा। जिस पर इसने फरमाबरदारी से हाँ में सर लिया। निकाह शुरू कर दे, लेकिन मैं दारिम साईं की बहन हूँ, इस गाँव के सरदार की कोई ये बात भूले नहीं, इसने बहुत जोश से कहा। दारिम साईं, अगर कुछ बाकी रह गया तो वो भी कर लो, मैं भी इंतज़ार में बैठा हूँ। बस इस बात का ख्याल रखना कि निकाह आज की तारीख में होना चाहिए। दूसरी तरफ से साहिर साईं की आवाज़ आई, जो बाकी सबके लिए मजाक था, लेकिन जाविश जानती थी कि मजाक नहीं है। और आखिरकार निकाह की रस्म शुरू की गई। थोड़ी देर में जाविश साहिर शाह की अमानत बन गई। ओए होए, फीलिंग वेरी अफसोस फॉर जाविश, ते हुन जाविश तेरी तू ते गियो, उसे कहता नहीं है करण ठाकुर तो गियो, करण अर्जुन आ गियो, ठाकुर तो गियो, ते जाविश ते गियो। आज बारात का दिन था। हवेली पूरी मेहमानों से भरी हुई थी। हर तरफ रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे, जो बेहद खूबसूरत माहौल पैदा कर रहे थे। सब मुलाजमीन मेहमानों को संभालने में मसरूफ़ थे, लेकिन लड़के वाले बारात को ले जाने में और लड़की वाले बारात के वेलकम की तैयारियों में मसरूफ़ थे। हर तरफ हलचल मची हुई थी, हर किसी ने अपना ही शोर शराबा मचाया हुआ था। लड़के कभी बाहर के तो कभी अंदर के चक्कर लगा रहे थे, जबकि लड़कियां तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सारी तो कमरों के अंदर अपनी अपनी तैयारियां पूरी करने में लगी हुई थी। रात का दिल बहुत चाह के एक बार जाकर भी नई नवेली मनगूहा का दीदारी करे। और वो जो बेतुकी फजूल किस्म की शराइत इसने निकाह से पहले रखी थी, इनका भी हिसाब कर ले। लेकिन फिर दारम साईं की देर रात तक महफिल जमी रही, जिसकी वजह से इसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन ये बड़ा मसला नहीं था, अब तो मलका साहिबा से मुलाकात हो जानी थी। बहरहाल रुखसती तो 2 साल बाद थी, क्योंकि इसके बाबा साईं ने बड़े मर्द से पूरी महफिल के बीच बैठकर कह दिया था कि रुखसती की कोई जल्दी नहीं है। जब वो लोग मुनासिब समझे तब जाविश को रुखसत कर दे, जिस पर इसने बाद में हारून साहब पर अपनी खूब भड़ास निकाली। आखिर इन्होंने अपने बेटे के मासूम जज्बात का बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया था, और फिर उन्होंने इसे यकीन भी दिलाया कि थोड़ा वक्त गुजर जाने तो फिर एक बार फिर से रुखसती की बात करके रुखसती जल्दी करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसने भी साफ साफ कह दिया कि आपके पास ज़्यादा 1 महीने का वक्त है। जिस तरह से आपको निकाह की जल्दी थी, अब मुझे रुखसती की जल्दी है। इसकी इस तरह से कहने पर परेशान हुए थे, क्योंकि जाविश अभी अपनी पढ़ाई नहीं मुकम्मल कर पाई थी। लेकिन इसने कह दिया आपका मसला मेरा नहीं, और इससे पहले कि वो कुछ भी कहते वो इन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से खिसक गया। आहो तू जाने ते तेरा मसला जाने, साहिर साहब थे अपनी गल कह के निकल आए, क्योंकि उन्हें मजीद किसी भी किस्म का कोई बहाना बनाने का मौका नहीं देना चाहता था। बेटा साईं, अब आप जल्दी से जाकर तैयार हो जाए, सुबह से खन चक्कर बने में। असगर साहब मेहमानों से ज़रा फारिग होकर इस तरफ आए तो साहिर साईं को हर तरफ से उलझन में पाया। जी ताया साईं, इस तरफ कोई भी नहीं है, आप ज़रा रुके, मैं चेंज करके बस 2 मिनट में वापस आता हूँ। मैं इनसे कहता जल्दी से अपने कमरे चेंज करने के लिए भाग गया था, क्योंकि थोड़ी देर में बारात निकलने वाली थी और इसने भी तो अपनी तैयारी करनी थी। आखिर इसने भी तो बारात के साथ जाना था। सही गल। कमरे के अंदर का माहौल भी हवेली के माहौल जैसा था। यहाँ भी रंग बिरंगे आंचल लहरा रहे थे, पर सब लड़कियाँ अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करने में मगन थी। किसी का हेयर स्टाइल अभी रह जाता, तो किसी की मैचिंग दुपट्टा नहीं मिल रहा था, किसी की मैचिंग ज्वेलरी गायब थी, तो किसी के सिरे से जूते रूट कर कहीं छुप गए थे। हर कोई अपनी अपनी तैयारी मुकम्मल करना चाहता था, जबकि मुकम्मल रेडी ब्राइड्स इन लोगों के तमाशे देख रही थी। घर की लड़कियां तो थी ही, लेकिन रिश्तेदारों में से भी बहुत सी लड़कियां इस वक्त वहाँ मौजूद थी, और तो और मुलाजमों ने भी अलग ही तैयारी कर रखी थी। इन लोगों को अपनी धूम मची हुई थी। जर्निश को ये सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, जबकि नूर भी ये सब कुछ पहली बार देख रही थी, इसलिए वो भी बार बार हंसे जा रही थी। जाविश, जाओ जल्दी से नूर और जर्निश को के लिए खाना लेकर आओ। पता नहीं इन लोगों को बाद में खाना खाने का भी मौका मिलेगा या नहीं, सना को सबसे पहले ख्याल आया।
मैं नहीं जा रही अदी, प्लीज़ आप सानिया को भेजें, वो अपनी तैयारी कर रही हूँ। वो अपने बालों में मगनी से सानिया की तरफ मतवज्जा कर चुकी थी। मैं भी नहीं जा रही, मेरे तो अभी तक बाल भी नहीं बने और जूते भी छुप कर बैठ गए, मुझे भी अपनी तैयारी करनी है, आप ही जाएँ। वो मुँह बनाकर कहती एक बार फिर से अपने जूतों की तलाश जारी कर चुकी थी। इस वक्त नूर को सानिया पर बड़ा तरस आ रहा था। बेचारी के जूते न जाने कितने वक्त से छुप कर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से अपनी तैयारी बाकी की तैयारी भी मुकम्मल नहीं कर पाती। सानिया तुम यहाँ हो, मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ, तब तक फौजिया बाजी मुलाजमा जूते ढूंढेगी। इसने अचानक से सानिया को मुखातिब किया तो सानिया के साथ बाकी लोग भी हंसने लगे। अरे तुम सब लोग हंसने क्या लगी हो, खुद तो तुम में से कोई भी सानिया की मदद नहीं कर रहा और ये बेचारी खुद दुल्हन बनकर इसकी मदद करने को तैयार होगी तो सबके दांत निकलने लगे। जरनीश ने सबको डांटा तो सानिया जल्दी से इसके पास आकर बैठ गई, जबकि जाविश को ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ा। ओए होए, बारो जेने बैठाई। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हुआ था। इसने समरा को फ़ोन करने की कोशिश की थी। जरनीश ने कहा था कि वो तुम अपनी मामा से थोड़ी देर बात कर लो, इनकी भी तो ख्वाहिश होगी तुम्हें दुल्हन बने देखने की। जरनीश इस बात पर इसने बहुत दिल से फ़ोन करने की कोशिश की कि शायद सच्ची में इसके दिल में से देखने की ख्वाहिश हो। वो काफ़ी देर इन्हें फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन दूसरी तरफ से जब किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो मायूस होगी। क्या वो फ़ोन नहीं उठा रही? इसे उदास देखकर जरनीश ने पूछा। यकीनन वो कहीं बिजी होगी, वरना वो मेरा फ़ोन उठा लेती। वो शर्मिंदगी से बोली, जिस पर जरनीश ने मुस्कुराकर इसे अपने पास बुलाया। मैं जानती हूँ मेरी जान, वो यकीनन बिजी होगी, तुम उदास मत हो, थोड़ी देर के बाद कोशिश करना, तब वो फ़ोन उठा लेंगी। इसे प्यार से समझाया तो मुस्कुरा दी। इसके दिल में न जाने की ख्वाहिश जाग रही थी कि इसकी माँ से दुल्हन बने हुए देखे। मैं थोड़ी देर के बाद कोशिश करूँगी, मुझे यकीन है जब वो फ्री हो जाएंगी ना तो तुम मुझसे बात करेंगी। इसने फ़ोन रख दिया, लेकिन इसके चेहरे की उदासी जरनीश से छुपी भी न रह सकी। वो सफ़ेद रंग की शेरवानी पहने काफ़ी हैंडसम लग रहा था, जबकि दारम साईं भी बिल्कुल पुरसकून कुर्ता पजामा पहने बेड पर लेटा हुआ था। दारम साईं, मेरे ख्याल में आज आपकी शादी और थोड़ी देर में हमें बुला भी लिया जाएगा, तो बेहतर है कि आप भी उठकर कुछ ना सही अपनी शेरवानी पहन लें। मेरी मनकुआ बहुत सीधी सादी है, मुझे घर के हुलिये में भी कबूल कर लेगी, लेकिन आपकी मनकुआ लंदन से आई है। मेरा नहीं ख्याल कि आप इस घर वाले हुलिये में, बल्कि उजड़ा हुआ चमन कहना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे हुलिये में तो आप घर के अंदर भी नहीं होते, तो इसे कैसे कबूल करे होंगे। सनान साईं से देखकर एक बार फिर से इसकी हालत पर चोट करते हुए बोला, सनान साईं, जब तक वो बेगैरत यहाँ नहीं पहुँच जाता तब तक मैं कोई तैयारी नहीं करूँगा। मुझे इस पर बिल्कुल यकीन नहीं है, मुझे समझ में नहीं आती थी शदीद सर्दी में मरी घूमने की भला क्या तुक बनती है। दारम साईं फ़ोन कान से लगाए बेहद गुस्से से बोला। दारम साईं, वो लोग रास्ते में, यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, वो बंदा रोमांटिक है, आपको पता है वो एक जगह टिकने वाला हरगिज़ नहीं है। सरदार साईं बता रहा था कि भाभी को लेकर छुट्टियों पर गया, लेकिन बारात शादी से पहले पहुँच जाएगा। इसने इसे समझाते हुए कहा। दारम साईं, आप परेशान मत हो, अपना रांझा साईं वादे का पक्का है। सनान ने से समझाते हुए कहा, यकीन दिलाया, जबकि इसकी बात पर मुस्कुराया। हाँ, वो रांझा जो सच में अपनी हीर ले गया, तुम्हारा इत्पार पर तैयार हो रहा हूँ, याद रखना अगर वो नहीं आया ना तो वादा करें आप शादी नहीं करेंगे। मेरा मतलब दुल्हनिया की रुखसती नहीं होगी। वो बेताबी से इसके करीब आकर शरारत से पूछने लगा। भाड़ में जाओ कमीने, वो इतना भी प्यारा नहीं है कि इसके पीछे दुल्हन छोड़ दूँ। वो तो बस मुझे इससे प्यार बहुत है, इसलिए चाहता हूँ कि मेरी शादी में शामिल हो। अगर मेरी शादी में शामिल हुआ तो एक हड्डी सलामती बचेगी तुम्हारे इस रोमांटिक रांझे साईं की, याद रखना। इससे सवाल करता वो अपनी ब्लैक शेरवानी उठाकर वॉशरूम में घुस गया, जबकि सनान साईं मुस्कुरा दिया। अरे यार, मैंने ब्लू नहीं पहनना था, बताया भी था, फिर भी मेरे लिए पता नहीं किस बेवकूफ़ ने ये ब्लू शेरवानी ऑर्डर कर दी। हद होती है, जो चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होती वही उठा कर ले आते, बस एक बार पता चल जाए कि बारात के लिए मेरी ड्रेस किसने सेलेक्ट की है। वो जल्दी से ब्लू शेरवानी पहन के बाहर आया, ना जाने क्यों इसे ये कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता सीढ़ियाँ उतरता नीचे की जानिब जा रहा था, ताकि जल्द से जल्द बाहर से आने वाले मेहमानों को वेलकम कर सके, जब अचानक किसी नाजुक से वजूद से टकराया। या अल्लाह, मैं मर गई। इससे पहले कि वो पीछे को जानिब गिरती, इसने लम्हे में इसकी कमर में हाथ डालते हुए इसे अपने बेहद करीब नज़दीक खींच लिया। वो आंखें बंद किए नीचे की तरफ झूलती, इसके बाजुओं को मजबूत गिरफ्त में थी। मुबारक हो, अभी तक जिंदा हो। इसने इसके नाजुक से सलाबे को पूरे इस्तेहकाक से देखते हुए सीधा किया। अभी मध्यम से सरगोशी की, इसके लबों की तलाश में मुस्कुराहट उभरी थी, शायद इसके वजूद पर रंग देखकर जो थोड़ी देर पहले से बेहद बुरा लग रहा था। साहिर आप, वो जो पूरी आंखें खोले इसी तरह इसके बाजू में झूलती से देखते हुए अचानक अपने लबों पर दोनों हाथ जमा गए। क्या कहा तुमने? वो इसे लम्हे में सीधा करता इसे अपने बेहद करीब खींच कर इसे पूछने लगा। गलती से मुंह से निकल के, मुझे पता शौहर को अदा नहीं कहते, क्योंकि अदा का मीनिंग भाई होता है और आप अदा नहीं हो बल्कि जीएन हो। इसने अचानक से कहकर अपने मुंह पर दोबारा हाथ जमा लिया, जबकि साहिर के बाजू अब तक इसके गिर्द हायल थे। जीएन, इसका मतलब बताओ जल्दी से। वो इसे सख्ती से घूरते हुए सवाल करने लगा, जिस पर पहले तो वो घबरा गई, लेकिन फिर याद है कि वो तो दारम साईं की बहन है। क्यों बताऊँ? नहीं बताऊँगी। क्या करेंगे आप? लगता है आप निकाह वाली शर्तें भूल गए। आप मुझे ऐसे नहीं घूर सकते और हर वक्त बेवजह डांट भी नहीं सकते। इसने लम्हे से भी कम वक्त लगाया दोबारा शेर बनने में। मैं किसी शर्त को नहीं मानता, और दूसरी बात, ये सारी शर्तें तुमने मेरे सामने नहीं बल्कि अपने बाप और भाई के सामने रखी थी। मेरे सामने तो तुम्हारी बेवकूफ़ाना शरकतों का जिक्र भी नहीं किया गया, बल्कि ये कहकर छोड़ दी कि बच्ची है, छोड़ो बच्ची है, फजूल बकवास करती रहती है, ज़्यादा गौर मत करो, जब शादी होगी तब संभल जाएगी। इसलिए मेरा वक्त पर बात करना बंद करो, मुझे जल्दी से बताओ तुम्हारे ये जीएन का मतलब क्या है, वरना मैं अगली बार तुम्हारे जीएन का मतलब तुम्हारे बाबा साईं के सामने पूछूंगा। वैसे धमकाते हुए एक बार फिर सख्ती से बोला। आप गलत समझ रहे हैं, जीएन का मतलब गंदा गंदा नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। बाबा साईं को बाहर आते देख इसने यही बात खत्म करने की कोशिश की थी, जबकि साहिर खुद ही नामहसूस अंदाज में इसकी नाजुक कमर से बाजू निकालता ज़रा पीछे हो गया।
देखो जाविश, मेरे दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताओ तुम्हारी इस जीएन का क्या मतलब है। वो सच में किसी फजूल बहस में नहीं पढ़ना चाहता था, लेकिन इसे जीएन का मतलब जाने बगैर वो जाने भी नहीं देना चाहता था। बता तो रही हूँ कि जी का मतलब अच्छा होता है, जीएन का मतलब। अब हर बात आपको बताना ज़रूरी तो नहीं है कि आपकी मालूमात के लिए इतना काफ़ी नहीं कि इसका मतलब अच्छा है। बाबा साईं देखिए मुझे घूर रहे हैं, वो अचानक ऊंची आवाज़ में बोलती अपनी बात मुकम्मल करती नीचे से असगर साहब को भी मुखातिब कर चुकी थी। ताया साईं ये मुझे अजीब व गरीब नाम से पुकारी, उसका मतलब ही नहीं बता रही। इसने फ़ौरन हकीकत बयान की। बाबा साईं अजीब व गरीब नहीं, बहुत अच्छा नाम दिया मैंने इन्हें। अब हर कोई प्यार से अपना नाम देता है, मैंने भी प्यार से दे दिया, रख लेना जीएन साईं। वो इसे बेहद मासूमियत से देखती आंखें पटपटाते हुए बोली, साहिर साईं तुम बाद में मतलब पूछ लेना, पहले चलो बारात निकलने वाली है, हम लेट हो रहे हैं। वो इसे समझाते हुए बोले तो वो भी हाँ में सर हिलाता इसे नज़रअंदाज करता नीचे की जानिब कदम बढ़ाने लगा, लेकिन फिर रुककर इसकी तरफ झुका। बड़ी तेज़ जा रही हो, अभी निकाह को एक दिन भी नहीं हुआ और मोहब्बत का नाम भी रख लिया, कहीं मोहब्बत कर भी ना लेना। वो एक आंख दबाता दिलकशी से मुस्कुराता तेरी से सीढ़ियाँ उतरता नीचे चला गया। जब इसकी हरकत पर जाविश पूरा मुंह खोलकर इसे जाते हुए देखने लगी। बारात हवेली से रवाना हो चुकी थी। धूमधाम से बारात और दोनों दुल्हों के घर से रुखसत किया गया। जितनी खुशी से रारी रस्में की जा रही थी, इतना खुश दारम साईं था नहीं। जबकि सनान साईं से बार बार ये कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, वो आ जाएगा वक्त पर। अरे वो मरी की गलियां छाना, लेकिन इस दूसरे कमीने को क्या तकलीफ है, वो फ़ोन इसके सामने करता बेहद गुस्से से गुर्राया। स्क्रीन पर दूसरा नंबर देखते सनान ने से समझाने वाले अंदाज में कुछ कहने की कोशिश की। खबरदार सनान साईं, जब तुमने अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला, यकीन करो बिना दांतों के दूल्हा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके गुस्से से कहने पर सनान ने फ़ौरन अपना मुंह पर हाथ रख लिया था। तुम जानो तुम्हारा काम, मैं किसी को नहीं जानता, ना सरदार साईं और ना रांझा साईं को, और ना सरदार साईं के चमचे को। तुम्हारा मामला तुम ही हैंडल करो, बस मेरे दांतों को बख्श दो। वो हाथ जोड़ता इससे छोटे फासले पर होकर बैठ गया, क्योंकि आज के दिन वो इसके गुस्से का शिकार हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। जबकि सनान की इस हरकत पर साहिर साईं कहकर लगाकर हंसा था। फिक्र मत करो दारम साईं, अपने वादे का पक्का हर हाल में पहुंच जाएगा। वो लेट हो सकता है, लेकिन अपना वादा कभी नहीं तोड़ सकता। मैं यकीन से कह सकता हूँ वो ज़रूर आएगा। हो सकता है कोई मसला हो गया। साहिर साईं भी बोल रहा था कि इसका फ़ोन बजने लगा। देख लो, मैंने कहा था ना कि वो भी अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इसने स्क्रीन पर जगमगाते नंबर की जानिब देखा, जहाँ लिखा था सरदार का चमचा। इससे बोल दो कि अपने सरदार को भेज दो, यही तुम्हारे हक में बेहतर है, वरना ना सरदार बचेगा और ना इसका चमचा। दारम साईं ने बेहद गुस्से से कहा तो साहिर साईं ने फ़ोन कान से लगाया। अपने सरदार को भेज दो जुनैद साईं, वरना हमारे सरदार ने सच में तुम्हारे सरदार और रांझा साईं का कत्ल कर देना। इसने फ़ौरन दारम का मैसेज इस तक पहुंचाया, जिस पर जुनैद ने कहकर लगा, कदम साईं और धड़कन भाभी यहाँ से निकल चुके हैं। साहिर साईं थोड़ी देर में आप बारात के साथ शामिल हो जाएंगे और मुकद्दम साईं हुनिया भाभी के साथ मरी से वापसी करें, वो भी शाम तक आप लोगों को ज्वाइन कर लेंगे। जुनैद ने इनकी बात मुकम्मल सुनने के बाद बताया। और तुम? साईं ने फ़ौरन से पूछा। मैं नहीं आ सकता साईं, मेरी मजबूरी को समझे, पर मुझे कत्ल करने का प्लान बिल्कुल भी ना बनाए। अपनी बीवी का बिल्कुल इकलौता शौहर, आपके बेहद अजीज़ दोस्तों का इकलौता साला। इसने बेहद आजिज़ी से कहा तो साहिर साईं का कहकर बुलंद हुआ। क्या याद करोगे जुनैद साईं, हमने तुम्हें माफ़ किया, कत्ल की लिस्ट से तुम्हारा नाम हटा दिया गया। साहिर साईं ने अपना दिल बड़ा करते हुए कहा तो जुनैद ने इसका शुक्रिया अदा किया। जबकि जुनैद की कॉल के बाद दारम साईं का मूड भी खुशगवार हो गया था। बस करो धड़कन, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। सिर्फ तुम्हारी वजह से हम इतने लेट हुए हैं। तुम नहीं जानती वो कमीना दारम मेरा कत्ल कर देगा। अब मैं मजीद लेट नहीं हो सकता। वैसे समझाते हुए गाड़ी की स्पीड मजीद तेज़ कर चुका था। तो क्या फ़ायदा मुझे आपके साथ आने का? करदम साईं, आपने तो कहा था कि मैं जो भी कहूँगी आप वो करेंगे, और अब आप मुझे एक झील दिखाने नहीं लेकर जा रहे। कितने बुरे हैं आप, कोई वादा पूरा नहीं करते। वो मुँह बनाते चेहरा फेर के। पटाखा साईं, गोलगप्पे भी तुम्हें खाने थे और फिर चिड़ियाघर के नज़ारे भी तुम्हें करने थे। तुम्हारी वजह से हम इतने लेट हो गए कि बारात निकल चुके और हम अभी तक रास्ते में। वो इसे एक बार फिर से समझाते हुए बोला। हाँ तो इसमें भी सारी गलती आपकी है, आप मुझे कहीं पर भी घुमाने फिराने नहीं लेकर जाते। मुकद्दम लाला कितने अच्छे हैं, वो हुर्रियत दीदा को हर जगह लेकर जाते, और एक आप हो। वो एक बार फिर से मुंह फेर गई। तो मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा तो कहा कि तुम मुकद्दम साईं और हुरिया के साथ चली जा करो। मुकद्दम साईं तुम्हें खुद भी कितनी बार कह चुका कि हमारे साथ चला करो, घर पे मत रहा करो। फिर तुम्हें इन्हें लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस लगती है। वो इसे समझाते हुए बोला। अपने लिए अपनी वजह से किसी दूसरे को तंग नहीं करना चाहती, और वैसे भी मैं ऐसी किसी जगह पर नहीं जाना चाहती जहाँ आप ना हो। ये नज़ारे भी मुझे अब अच्छे लगते हैं जब आप मेरे साथ होते हैं। लेकिन आप ये सारी बातें कैसे समझेंगे? आप तो हैं ही अनरोमांटिक। हर बात का एक ही जवाब था इसके पास। मैं क्या करूं मेरी जान, मुझे वक्त नहीं मिलता, गांव के कामों में उलझा रहता हूं, लेकिन वादा करता हूं इस पर वक्त निकाल कर तुम्हें ज़रूर कहीं लेकर जाऊंगा। इसने नाराज़ होने पर वो इसे मनाते हुए बोला। लो जी तड़े करदम मुकद्दम दी एंट्री हो गई। मुकद्दम साईं दी वादा। इसने फ़ौरन अपना हाथ इसके सामने किया था। पक्का वादा मेरी पटाखा, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुम्हारी तरह मुझे कोई नहीं समझ सकता। इसके गिर्द बाजू फैलाते करदम ने इसे अपने नज़दीक किया था। बस अब ज़्यादा रोमांटिक बनने की ज़रूरत नहीं है। उसका हाथ अपने पीछे से निकालते हुए अपने हाथ में थाम चुकी थी। इस पर करदम साईं दिलकशी से मुस्कुराते हुए अपनी गाड़ी बारात की गाड़ियों में शामिल कर चुका था। अब इसे कोई टेंशन नहीं थी, वो बिल्कुल पुरसुकून हो चुका था। वो पुरसुकून अंदाज में गाड़ी चला रहा था। घनी मूंछों तले नाभी लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी, जो अपनी जान से इस हस्ती के साथ होते वक्त इसके लबों पर अक्सर अपना घर बना कर रखती थी। हम लेट हो रहे हैं साईं, प्लीज़ जल्दी गाड़ी चलाएं, हम पहले बहुत ज़्यादा देर कर चुके हैं। देखें आपका फ़ोन फिर बजने लगा।
इसने एक नज़र इसे देखा और फिर इसे फ़ोन की जानिब मतवज्जा करने की कोशिश की। जो कभी एक नज़र सड़क की जानिब देखता तो फिर निगाह इसी पर जमा लेता। साईं के दिल का करार, ये फ़ोन आज की तारीख में बजता ही रहेगा। तुम इस फ़ोन की तरफ नहीं, अपने साईं पर ध्यान दो, जो तुम्हारे इस हसीन चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए कब से तड़प रहा है। क्यों अपने चेहरे पर ये दुखी और मायूस किस्म के एक्सप्रेशन लाती है? तुम्हारे मायूस होने पर, यह बार बार मुझे फ़ोन की जानिब मतवज्जा करने पर हम जल्दी नहीं पहुँच जाएंगे? हम इतने ही वक्त में पहुँचेंगे जितने में हम पहुँच सकते हैं। सो प्लीज़ मेरा सोना माही, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, हम वक्त पर वहाँ पहुँच जाएंगे। वो मोड़ने लगा। मुकद्दम साईं इसे समझाते हुए गाड़ी मोड़ने लगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था प्लीज़ जल्दी निकलें, लेकिन आपको तो मेरी कोई बात नहीं मानी ना। सुबह सुबह आपको रोमांस सूझने लगता है। मत जाना जो आप कोई भी काम वक्त पर करते हो। अब ना जाने कौन है वो इंसान जो आपको कब से इतनी गंदी गंदी गालियाँ दिए जा रहा, और आप बस सुने जा रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे आगे से। वो इसे देखती मायूसी से बोली तो मुकद्दम शाह दिलकशी से मुस्कुरा दी। मेरा सोना माही, तुम्हें बुरा लगा इसने मुझे गाली दी? अगर तुम कहो तो बदले मैं भी दे सकता हूँ, लेकिन तब तुम कहोगे मुकद्दम साहब आप कितने बुरे हैं, कितनी गंदी गालियाँ देते हैं। फिर वो भी जिगर है, मेरा दुल्हा बना हुआ, गालियाँ खाता अच्छा नहीं लगेगा। और जहाँ तक तुमने शिकायत की सुबह सुबह रोमांस सोचने की, तो मेरी मेडिसिन है जिसके बगैर तुम्हारे मुकद्दम साहब का इलाज नहीं होता। अब तुम क्या चाहती हो, मुकद्दम शाह अपनी मेडिसिन ना ले और बीमार हो जाए? मैं इसे एक लम्हे में खींच कर अपने बेहद करीब करता, इसकी गर्दन में बाजू डाल चुका था। लेकिन जबकि इसकी हरकत, अचानक इस हरकत पर हुरिया बुरी तरह बौखला गई और वो किसी भी हद तक जा सकता था। मुकद्दम साईं, आपको अल्लाह का वास्ता इस वक्त नहीं, प्लीज़ हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँचें जल्दी, हम पहले बहुत लेट है। वो इसे समझाते हुए इसके कंधे पर अपना सर रख चुकी थी। मैं सिर्फ एक छोटी सी किस्त लूँगा, आई प्रॉमिस। वो किसी छोटे से बच्चे की तरह जिद करने लगा था। हुरिया ने नज़र उठाकर इसकी जानिब देखा और नाम गर्दन हिलाई। अब तुम मुझे इनकार करोगी? वो इसे घूरते हुए सख्ती से सवाल करने लगा। मैं आपको कुछ नहीं कह रही, जो भी करना घर जाकर कर लीजिएगा, वो इसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली। और तुम्हें लगता है कि घर चलने के बाद मैं तुमसे पूछूंगा? वो इसे घूरते हुए बोला। वो एक बार फिर से अनजाने में से लेकिन इसे चैलेंज कर चुकी थी। इसकी नाराज़गी को देखते हुए हुरिया ने बेख्तियार अपने लब इसके गाल पर रख दिया और अगले लम्हे एक बार फिर से इसके कंधे पर अपना सर रखते हुए अपना चेहरा छुपा लिया। वो इस वक्त इसे गुस्सा नहीं दिला सकती थी, वैसे भी 4 दिन से मरीम अपनी जानलेवा कुर्बत से इसकी जान मुश्किल में डाले हुए था और वो इसे मज़ीद गुस्सा दिलाकर खुद को मुसीबत में डालना चाहती थी। नाइस ज़ेन अक्लमंद है, इसलिए बेख्तियारी हरकत कर डाली जिस पर और कुछ ना सही से यकीन था दार मुकद्दम नाराज़ होने के बारे में नहीं सोचेगा। बड़ी तेज़ होगी उस साईं के दिल का करार, अब तो बाकी बातें घर चलकर बेडरूम में ही होंगी। वो दिलकशी से मुस्कुराता इसके माथे पर अपने लब रखकर ड्राइविंग की जानिब तवज्जो गया, जिस पर हुरिया ने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया। मुकद्दम ने गाड़ी फुल स्पीड में चलाते हुए अचानक किसी गाड़ी के सामने आकर ब्रेक लगाई, जिस पर हुरिया बेख्तियार चीख उठी। अपने पीछे कदम साईं की गाड़ी आते देखकर तारिम साईं दिलकशी से मुस्कुराए। एक बेगैरत आ गया, बस दूसरे का इंतजार है। इसने साहिर साईं को थोड़े फासले पर जाकर एक तरफ गाड़ी लगाने के लिए कहा ताकि वो कदम से मिल सके, लेकिन इससे पहले वो अचानक इसकी गाड़ी के सामने तेजी से कोई और गाड़ी ब्रेक लगा चुकी थी। मुकद्दम साईं सीधी तरह आ जाए, ऐसा मुमकिन है क्या? वो गाड़ी से निकलते हुए नफ़ी में सर हिलाता साहिर साईं से बोला तो बेख्तियार मुस्कुराता बाहर निकला, जबकि दारिम के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर सनान भी पुरसकून हो गया। इनके यार आ चुके थे, अब कैसा गम। तुमने बहुत तंग किया मुझे, अगर आज तुम दोनों नहीं आते तो मैं तुम दोनों का लोगों का कत्ल कर देता। दारिम साईं मुकद्दम साईं की जानिब बढ़ते हुए इसे अपने दिल की कैफियत बता रहा था, जबकि मुकद्दम साईं मुस्कुराते हुए गाड़ी से निकलता इसके सीने से आ लगा था। तुम्हारी शादी थी साईं, कैसे ना आते? ये तो सिर्फ कुछ घंटों का सफ़र था, अगर 7 समंदर पार होता तब भी चला आता। कदम साईं देर से क्यों आई, ये सवाल तुम इन्हीं से पूछो। भाई ठीक है कि इतने मसरूफ़ सरदार है, अपने गांव के बहाना मानने वाला, लेकिन मुझे 2 दिन पहले फ़ोन करके इन्होंने बताया था कि तुम्हारी शादी वाले दिन इन्हें कोई काम नहीं है। सुबह सुबह तुम्हारे घर पहुंचने वाले थे, तो मतलब ये बहाना तो इनका कैंसिल हो गया। अब तुम इनसे पूछो कि देर से क्यों आए जबकि ना तो इनके पास रोमांटिक होने का टैग है, तो ना तो ये फजूल में वक्त पर बात करते हैं, ना ही मेरी तरह वेल हैं। इन्हें तो चाहिए था कि शादी के 5-6 दिन पहले पहुँच कर मुकम्मल तैयारी करवाएं जैसे तुमने करवाई थी, लेकिन ना जी ना, ये तो कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। वैसे मुझे तो पता चला था कि तुम सुबह अजान के वक्त निकल आए थे गांव पहुंचने के लिए, तो कहाँ थे सवेरे से? हमें भी तो पता चले कि इतने मसरूफ़ इंसान को वक्ती पाबंदी करने के वाले इंसान को ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया जो आप इस वक्त तक पहुँच रहे हैं। मुकद्दम को जैसे मौका मिल गया था कदम की टांग खींचने का, जबकि कदम इसकी बात नज़रअंदाज करते दारम और साहिर और सलान से मिलने लगा। हाँ भाई सरदार साईं, बताओ कहाँ थे तुम सुबह से? अगर तुम सुबह से घर से निकले हुए तो तुम इतने लेट क्यों हो? उसे घूरते हुए सवाल करने लगा। अरे रुके, क्यों आप लोग मेरे मासूम से शौहर के पीछे लग गए? हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी रास्ते में, इसलिए हम लेट हो गए। अपने मासूम इकलौते शौहर को इन 4 हट्टे कट्टे मस्टंडों में फंसा देख धड़कन साईं ने फ़ौरन अपनी खिदमत पेश की, क्योंकि इसे यकीन था कदम यहाँ पर भी हरगिज़ झूठ नहीं बोलेगा और सारा इल्ज़ाम इसी के सर पर डाल देगा कि बीवी ऐसी मिली है जो हर जगह लेट करवाती है। कदम के पटाखा साईं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दे रह सकती थी। कहाँ पर ख़राब हुई थी गाड़ी? मुकद्दम फ़ौरन इसके सामने आकर पूछने लगा। वहीं पर मुकद्दम साईं जहाँ 1.5 महीना पहले हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी बारिश में, शायद आपको याद नहीं। इससे पहले कि धड़कन कोई मज़ीद बहाना बनाती, पीछे से हुरिया की आवाज़ आई। वो अपने भाई को फंसे हुए तो वो भी नहीं देखना चाहती थी। यहाँ हमारी बात नहीं हो रही मेरा सोना माही, तुम्हारे भाई की बात हो रही है, ये लेट हो गए।
मुकद्दम ने इसे खामोश करवाने की छोटी सी कोशिश की। हाँ तो हम भी तो लेट हो गए ना, 1.5 महीना पहले जब हमारी गाड़ी बारिश में ख़राब हुई थी। वो इसे कुछ याद करवाते हुए बोली। रहने तो मुकद्दम सही, हम सब जानते हैं वो बहाना था। इस दिन तुम हुरी को लेकर कहीं शॉपिंग घूमने के लिए चले गए थे और फिर हम सबसे झूठ बोला था। तुमने इससे पहले हुरिया को जवाब देती कदम ने इसकी पोल खोल डाली। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से इस वक्त आप बोल रहे हैं ना, मुकद्दम ने बेहद शरारत से इससे सवाल किया, जिस पर हुरिया ने अपने माथे पर हाथ रख कर मारा था। वो अपने भाई को बचाना चाहती थी और एक भाई साहब थे जो खुद ही फंसना चाहते थे। अब बताओ दारम साईं, तुम तो कहते थे कदम साहब बहुत सीधे हैं, यहाँ आने में भी अपना जलेबी से सीधापन किसने दिखाया? अब वो इन सबको नज़रअंदाज करता सीधा दारम से मुखातिब हुआ था। तुम ठीक कहते हो मुकद्दम साईं, मैं बाकी इसे सीधा समझता था, लेकिन ये भी अंदर से तुम्हारे जैसा ही निकला। दारम साईं ने अफसोस से नाम में सर हिलाया, जबकि कदम परेशानी से इन्हें देख रहा था, जैसे सचमुच में आज इसका बहुत बड़ा राज पकड़ा गया। रिलैक्स हो जाओ कदम साईं, मुकद्दम साईं भी इंसानों में शामिल होता है। अगर तुम इस जैसे हो भी गए तो कोई मसला नहीं है। साहिर ने कदम के कंधे पर हाथ रखते हुए समझाया, लेकिन अगले ही लम्हे दौड़ भी लगा दी क्योंकि इसका मुकद्दम साईं के हाथों बचना आसान नहीं था। लो जी, हमारा ड्राइवर ही भाग गया, लगता है शादी की गाड़ी दुल्हा मियाँ को खुद ही चलानी होगी। मुकद्दम को साहिर साईं के पीछे जाते देखकर कदम ने इसे ड्राइविंग सीट पर बैठने का इशारा किया तो सनान भी मुस्कुराता हुआ इसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया, जबकि कदम हुरिया और धड़कन इसके साथ पिछली सीट पर बैठकर अब हवेली के लिए निकल चुका था। फाइनली तुम दुल्हन बन गई, लेकिन याद रखना कि तुम ये दुल्हन क्यों बनी हो। याद रखना कि कौन सा ख्वाब यहाँ से लेकर तुम वहाँ गई हो। और सबसे ख़ास बात, दारम शाह से फासला बनाकर रखना, इसे अपनी औकात में रखना। वैसे दारिम और वो करदम और मुकद्दम साईं ने आगे खूब रौनक मेला लगा दिया दारम दे ब्याह दे। ख़बरदार जो तुम इसके करीब गई है, इसे अपने पास आने की इजाज़त दी। बेहतर है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप मत बनाओ, क्योंकि इससे आगे तुम्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और डार्लिंग बेन अब भी तुम्हारा मुंतज़िर है, और एक अच्छी खबर भी इस चीज़ के बाद तुम इसका दिल तोड़ नहीं सकती। इस बेचारे ने सिर्फ तुम्हारे लिए अपने घर वालों से दुश्मनी मोल ली है। तुमसे शादी करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि वो मुसलमान होने को तैयार है। ज़रा सोचो कि वो तुम्हारे लिए मुसलमान होगा, तुम्हें कितना सवाब मिलेगा, तुम कितनी अजीम इंसान कहलाओगी। बस इसकी ये शर्त है कि इसके मुसलमान होने के बाद तुम्हें इसे शादी करनी होगी। और समरा एक ही सांस में बोले चली जा रही थी, जबकि इसकी बातें सुनकर नूर का सर दर्द से फटने लगा और वो चिल्ला उठी, ओ बस कर दे मॉम, ये सब आप क्या कह रही हैं? मुझे कोई शौक़ नहीं किसी को अपने लिए मुसलमान करने का। अगर इसे मुसलमान होने का शौक़ है तो सबसे पहले अल्लाह के लिए मुसलमान हो, क्योंकि इस्लाम के दायरे में दाखिल होने वाला इंसान मुसलमान तब होता है जब वो ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए करता है, किसी दूसरे इंसान के लिए नहीं। और जहाँ तक बात है दारम साईं को खुद से दूर रखने की, तो मेरे शौहर है, मैंने इन्हें खुद से दूर करके खुद को खुदा से दूर नहीं कर सकती। मेरे शौहर को इसका जायज़ हक़ देने से मुझे नहीं रोकूंगी। ये शादी मैं किसी वजह से क्यों ना करूँ, लेकिन शादी पूरे इस्लामी रस्म और रवाज से हुई है, और यही वजह है कि मुझे इस शादी पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप फिक्र न करें, मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ अभी भी मेरा मकसद वही है। 6 महीने के बाद हर हाल में दारम साईं को छोड़कर वापस आ जाऊँगी। खैर अब मैं जा रही हूँ, मुझे बाहर बिठाया जाएगा, मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। बस यही सोचकर आपसे एक बात करना चाहती थी। मुझे लगा शायद आप मुझे नई ज़िंदगी के हवाले से कोई एडवाइस देना चाहेंगी। इसने एक बार फिर से इसे जाने में तवज्जो की, जिसमें समरा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तुम्हें क्या एडवाइस दूँ, तुम तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो। अब इन लोगों में गए हुए तुम्हें तीन ही कितने वक्त इनका जादू तुम्हारी ज़ुबान पर बोलना भी शुरू हो गया। तुम यहाँ से किस वजह से गई हो, लेकिन अब जहाँ वहाँ जाकर तुम क्या करोगी ये तो मैं तुम्हारे मुँह से सुन ही चुकी हूँ। तुम बनोगे हुक्म की गुलाम, शौहर की पैर की जूती, तो वही बनोगी जो तुम्हें दारम शाह बनाना चाहता है। तुम इसे इसके तमाम हकूक़ दोगी, सच्ची बीवी बनकर इसे बच्चे दोगी, इसकी हर बात पर आंख बंद करके अमल करोगी। अपनी ज़िंदगी जाहिल औरतों की तरह गुजारोगी जो पहले वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद करी है। तुम तो पहले से फैसला करके बैठी हो, तो तुम्हें मैं भला मेरी एडवाइस की ज़रूरत ही कहाँ है। खैर मैं फिर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरी तो ये एडवाइस है, मेरी जान के जितना हो सके दारम साईं से दूर रहो, क्योंकि अगर तुम दोनों में एक बार सारे पर्दे हटके तो तुम्हारे लिए इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो मर्द है, कहीं भी दिल बहला लेगा, कहीं भी बाद में दिल लगा लेगा, लेकिन तुम्हें एक औरत तो नुकसान तुम्हारा होगा। अगर तुम्हें आगे जाकर इससे मोहब्बत होगी तो मसला तुम्हारे लिए होगा। मर्द होता है, याद रखना। आगे चलकर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है। दारम साईं तुम्हें तलाक देने से इनकार कर दे और खुद अपनी इस कज़न से निकाह करके तुम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारे, तो तुम की सारी ज़िंदगी इसके बच्चे पालती रहोगी? नहीं ना। तो बेहतर कि अभी से फासले बना कर रखो। कभी कभी अपनी ज़िंदगी ठीक करने के लिए बहुत बड़े बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तुम्हें भी ये कदम उठाना होगा। तुम्हें दारम शाह से दूर रहना होगा, ताकि वो जल्द से जल्द तुम्हें फारिग करके अपनी दूसरी बीवी की लाने की जल्दी करे। इससे फ़ायदा तुम्हें ही होगा। और जितना जल्दी तुम्हें तलाक देगा, इतना जल्दी तुम यहाँ वापस आ सकोगे। जितना हो सके तुम्हें दारम को तंग करना, इसे तलाक देने पर मजबूर करना, इसे छोड़कर यहाँ वापस आना है। तुम्हारे ख्वाब यहाँ पूरे होंगे मेरी जान, ये याद रखना। अपनी इस खूबसूरती का जादू दारम साईं पर मत चलाना। अब फ़ोन रखो, मुझे माइक बुला रहा है, एक पार्टी पर जाना है, फिर बात होगी, बाय। वो इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुकी थी। इसके अलावा उसे इसके लिए तारीफ़ के एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। अपनी बेटी को इस तरह दुल्हन के रूप में देखकर भी इसके दिल में कोई ख्वाहिश न जागी थी, और गैर औरत चाहते चाहते पता नहीं इस पर कितनी सूरतें दम कर चुकी थी, किसी किसी की बुरी नज़र न लग जाए। नूर फ़ोन रखने के बाद अब ये सोचती थी कि वो इस तरह दारम साईं को अपने करीब आने से रोकेगी। वो सितम कर तो आते चाहते बेवजह इसकी जान निकाल देता था। अब तो इसके पास एक मजबूत वजह थी, हक़ के मलकियत था। वो क्यों अपना हक़ लेने से पीछे हटता? और वैसे कैसे रोकती? क्या इसके रोकने पर रुक जाएगा? नहीं। हाँ, लेकिन इसके धुतकारने पर वो आईने के सामने खड़ी अपने आप को देखती मुसलसल यही सब सोच रही थी जब बाहर से बुलावा आया।
क्या मतलब? कब हम अपने घर में आने के लिए तुम्हें पैसे देंगे? जाविद, सना और सानिया इस वक्त दरवाजे पर इन्हें रोके हुए थे क्योंकि यहाँ पर रस्म हो रही थी। इन लोगों ने दरवाजे ब्लॉक कर डाला था। जब तक इनको इनकी मुँह मांगी कीमत नहीं मिल जाती तब तक वो बारात का रास्ता रोके हुए थी। हाँ दरअसल ये रस्म होती, जब तक सानिया को पैसे नहीं मिल जाते तब तक एंट्री नहीं मिलती। जाविश ने फ़ौरन इसके सामने अपना हाथ फैलाया। और मेरे ख्याल में तुम मेरे ही घर में पैदा हुई हो, दारिम सानी ने अपनी गद्दार बहन को देखते हुए कहा। देखिए इस वक्त मैं यहाँ रिश्तेदारियाँ बनाने नहीं आई, मुझे पैसे दे, मैं सानी हूँ आपकी। लेकिन आप फिक्र ना करें, शाम तक मैं वापस आपकी बहन बन जाऊंगी। बाहर दरवाजे पर भी तो आपका रुक रहना। माँ मोटी रकम मिलेगी, वो खुशी से सोचते हुए इसके सामने एक बार फिर से हाथ फैला चुकी थी। दारम साईं की बहन होकर इतना लालची, पर तुमने मेरी नाक कटवा दी लड़की। इसने मुकद्दम साईं को देखते हुए पैसे देने का इशारा किया। क्योंकि वो बेचारा तो सुबह नहाते हुए भी लुट चुका था, क्या दुल्हा था कि इसे नहाने के लिए पानी भी पासों से लेना पड़ा था। मुकद्दम ने वक्ती तौर पर इन सब का मुंह बंद कर दिया, लेकिन जाविश को रकम कुछ खास पसंद नहीं आई, इसलिए दूध पिलाई की रस्म में भी वो कुछ ना कुछ कह चाहती थी। बस करो भिकारन, तुम तो गले पड़ गई हो, जाओ माफ़ करो, बाबा और पैसे नहीं है मेरे हमारे पास। अभी तो वहाँ दुल्हन के पास बिठाने के लिए भी तुम लोगों ने अच्छी खासी लूट मार मचा रखी होगी। साइड साइन इसका हाथ पीछे करते हुए सख्ती से कहा, जिस पर इसकी नाराज़गी से मुँह फुलाकर सनान की तरफ देखा। क्या मतलब है? दुल्हन के पास बैठने के भी हमें पैसे देने पड़ेंगे? सनान को सदमा हुआ, इसने जाविश को देखते हुए हैरानगी से पूछा। हाँ तो इसमें हैरानगी वाली कौन सी बात है? अब दुल्हा बनना इतना भी आसान नहीं। वो नाक चढ़ाती खुद ही आने का रास्ता दे चुकी थी, क्योंकि आगे भी तो हिसाब पूरे करने थे ना। कोई बात नहीं सनान, सही शादी भी तो ज़िंदगी में एक ही बार होनी है। करदम ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए इसे दिलासा दिया। ये सारी रस्म भाई और साले नहीं करते क्या? सनान को न जाने कैसे ख्याल है। नहीं, ये सारी रस्में सिर्फ औरतों के हिस्से में आती है, हमें तो सिर्फ लाइटें लगाने के लिए, खाना लगवाने के काम मिलते हैं। साहिर ने जलकर कहा, जिस पर पूरी बारात ने कहका लगाया, जिसमें हुरिया और धड़कन को छोड़कर सिर्फ मर्द ही थे, क्योंकि औरतें तो सारी इस दफ़ा लड़कियों वालों के साथ थी। सही गला होना था बंदा भी सी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुँची। कैसी लगी आपको? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी कमेंट सेशन की तरफ चलते दैन वीडियो को एंड करेंगे। सी जट, कसम से आपकी पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, आपकी वॉइस भी। थैंक यू वेरी मच। शुक्रा। प्यो दियां हरकतां वाकई इदा ही सी। कासिम नवाज़ ने हार्ट भेजे हैं। सबाहत नदीम, नाइस एपिसोड, थैंक यू। चॉकलेट लवर, हैप्पी एंडिंग नावल अपलोड करें आप ही प्लीज़। यार सारे हैप्पी एंडिंग है, आप रीड करें। अक्सा क्वीन ने 3 इमोजी भेजे हैं। सारा रियाज, अच्छी स्टोरी है, अब पता चलेगा कि दूर रहती है या भाग जाएगी। लेट्स सी क्या होता है, अभी तो 6 महीने का एग्रीमेंट हो गया है। कासिम नवाज़ ने फिर दिल भेजे हैं। सबाहत नदीम, अमेजिंग एपिसोड, थैंक यू। मरियम महरोज़, मैंने रीड किया हुआ है, मेरा फेवरेट है ये, थैंक यू मरियम। गुलाम फातिमा, आई डोंट लाइक द एंडिंग। आबे हयात की बात कर रही हैं? और दी एंडिंग मैंने भी नहीं पसंद। वो उसकी एंडिंग मेरे हिसाब से 7वें एपिसोड जहाँ पे थी ना, वहाँ पे एंडिंग हो जानी थी। अगर अल्लाहदारी कहानी बस थोड़ी बहुत लिख दे, एडी ना पाते। रेयान वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। कितनी एपिसोड अभी कुछ कह नहीं सकते, ये एक लॉन्ग नावल है। अभी आज मेरा ख्याल 5वीं एपिसोड है हमारी। अभी ये लॉन्ग नावल है, कब ख़त्म होता है कुछ कह नहीं सकते। इंशाल्लाह जल्दी पता चल जाएगा। टीआर व्लॉग्स, ब्यूटीफुल एपिसोड, थैंक यू। जुल्फिशा खान, माँ बेटी दोनों लालची हैं, अब हीरो को तो गुस्सा लगना ही है। ऑन द बंद है। जुल्फिशा खान, यार मैंने कमेंट किया, मेरे को तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, मेरे को हर्ट हुआ है सच्ची। मैं 2 या शायद 3 कमेंट नहीं कहा, और नावल भी बहुत मज़े का, थैंक यू। लेकिन मैंने आपको कब रिस्पॉन्स नहीं दिया? मैं हर कमेंट के ऊपर रिस्पॉन्स देती हूँ और सबको देती हूँ, तो मैंने आपको भी रिस्पॉन्स दिया, आपको शायद पता नहीं चला। जुल्फिशा खान, अरे बाप रे, मैंने ये सब पे तो कमेंट करना भूल ही गई, अभी देख के याद है। चलो कोई ना, हुन कर लो। तो गाइज़, यहाँ पे कमेंट सेशन भी इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको आज की एपिसोड? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और आपको मैंने एक बात बतानी थी, आपको लग रहा होगा कि जो नमल का सेकंड पार्ट मैंने अपलोड किया है वो एंड से थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लग रहा होगा थोड़ा सा। और वो इस ऐसे है कि मैंने ना आज सारा दिन मैं खपती रही हूँ, सुबह फजर के बाद से स्टार्ट हुई हूँ और इशा के बाद तक मैं खपती रही हूँ उसके ऊपर। मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग की थी 6 घंटे की 6 साढ़े 6 घंटे की वो एपिसोड थी। मैं सारा दिन उसको कंपाइल करने पे ऊपर खप के मरने वाली हो गई कि हुन हो जावे। ऐप डिलीट कर दिए, हर चीज़ कर दिए, लेकिन वो नहीं हुई। मर के सारा दिन लेके 4 घंटे की सिर्फ कंपाइल हुई है वीडियो। मुझे इतना गुस्सा आ गया, इतनी मैं फेडअप हो गई थी। 10 बजे तक मैंने दिया, मेरे ख्याल 9-10 बजे किस्त दी है आज, नहीं तो आपको पता है मैं जल्दी दे देती होती हूँ।
तो वो मैंने फिर जल्दी से ना जितनी हुई मैंने फिर उतनी ही दे दी थी फेडअप होके। तो खैर इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट रह गया वो हम नेक्स्ट एपिसोड में उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको वो उस नावल को भी सुना करें, उसके ऊपर भी मेहनत लगती है, रिकॉर्ड करके आपको मेहनत करके देती हूँ मैं, उसको भी सुन के रिस्पॉन्स दिया करें। साथ में नावल ऑर्चिड 0.2 को सब्सक्राइब करें, उस पर भी रिस्पॉन्स दें, ठीक है। आप मुझे दें इजाज़त, मैं चलती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।